हाँ सही। तो मैं खुद अभी आधे घंटे चालू करी थी कभी बस। हाँ पता नहीं, मैं तो आगे चालू किया, सब कुछ चालू था। हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ ईएससी पीक्यूबी, आपने देखा होगा। तो डिस्कस करने वाले हैं अपन आज पीक्यूबी, जो भी आपके रिमेनिंग पीक्यूबीज हैं। तो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 267, और इसके अंदर अपन ने देखा था कि क्या निकालना, क्वांटिटी ऑफ सीपेज, सीपेज निकालना है। क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, के एच एन एफ वन में एन डी। और के कैसे निकालना है, अंडर रूट के एक्स इंटू के वाई। चलिएगा, तो ऐसे निकालता आंसर आया था 4 × 10⁻⁵ आया था। तो स्टूडेंट्स एक बार फास्ट आ जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसका स्टार्ट करते हैं अपन आज का न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 268 करेंगे। जल्दी से फास्ट एक बार कमेंट कर दीजिए, और सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फास्ट। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फास्ट एक बार कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन 267 हो गया, 68 पे चलते हैं। चलिएगा, तो स्टार्ट करें। सभी स्टूडेंट रेडी? बताइए सभी स्टूडेंट्स रेडी? एक बार देखते हैं कौन कौन आ चुका है जल्दी से। वेरी गुड, 3 to 4 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। फास्ट, वेरी गुड। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 268। देखिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए फास्ट। ऑन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉइल, इट इज फाउंड दैट D10 की साइज गिवन है 0.1 mm, D30 is 0.3 mm and D60 is 0.8 mm. The uniformity coefficient and coefficient of curvature, मतलब सर CU एंड CC निकालना है एज गिवन बाय द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर रेस्पेक्टिवली। निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल आसान है। फास्ट बताइए, केवल 1 मिनट का टाइम देंगे और आसानी से निकाल सकते हैं D60 और D10। फास्ट जल्दी से बताइए, सी यू एंड सी सी। D60/D10 करिएगा, सी यू निकल जाएगा, और सीसी क्या हो, D30² D60 इंटू D10। बताइए फास्ट, ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी और डी? बताइए फास्ट। जल्दी से स्टूडेंट, सिंपल सा है। दो फॉर्मूले लगाने हैं आपको, सी यू का और सीसी का। सी यू का फॉर्मूला पता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का सर D60/D10 होता है, और सीसी का फॉर्मूला भी पता है, D30² में D60 इंटू D10। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमारी। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए राजकुमारी, जल्दी फास्ट। बताइए क्या होगा, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ, प्रद्युमन, वेरी गुड। डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। किसका आंसर आ रहा है? डी, प्रद्युमन का। बाकी स्टूडेंट्स फास्ट करिए, देखते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, डी है, सही है प्रद्युमन आपका। चलिए बाकी स्टूडेंट्स जल्दी रिप्लाई करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। जितेंद्र बिल्कुल सही है, 68 का डी, वेरी गुड। एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। चलिए, स्टॉप हो चुका है आपका टाइम। देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है सर। सी यू निकालना है आपको, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट सी यू जो होता है D60/D10 होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना है, सी सी इक्वल्स टू D30² डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10 होता है। चलिएगा, D60/D10 अगर करें, यहाँ पे सी यू निकालता हूँ। D60 कितना है सर? D60 इज 0.8 डिवाइडेड बाय D10 0.1, तो कितना आ गया सर? 8 आ गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 8 आ गया। 8 कहाँ पे दिख रहा है? ये आंसर सीधे हो गया यहाँ पे, और कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर भी सीसी निकाल लीजिए। D30 का स्क्वायर, D30 कितना है सर? 0.3 का स्क्वायर, 0.3 इंटू 0.3 कर देते हैं। D30 अपॉन D60 इंटू D10, D60 0.8 इंटू 0.1, तो कितना होगा सर? 3 9, 9/8 कर दीजिए, 1.125 आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1.15। डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग
नवीन गुड मॉर्निंग, प्रदीपन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 269 पे चलिएगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मैच करना है लिस्ट, बिल्कुल मैच कर सकते हैं सर, अब तो हैबिचुअल हो चुके हैं इस क्वेश्चन से। बताइए फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए 30 सेकेंड्स देंगे, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बताइए 269 प्लेट लोड, पिक्नोमीटर, कोर कटर और मैकेनिकल। बताइए फास्ट, 269 का क्या होगा? 269 का क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसर नहीं आया? 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स और इंक्रीज करते हैं, जल्दी से पढ़िए। प्लेट लोड टेस्ट क्या करता है, पिक्नोमीटर क्या करता है, कोर कटर एंड दी मैकेनिकल। ये मैकेनिकल क्या है? कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, देखेंगे अभी क्या है। चलिएगा 2143, 2143 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर? बी हो गया, वेरी गुड। चलिएगा 2143, प्रद्युमन नवीन सभी का सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी बोल रहे हैं, देखते हैं इनके अकॉर्डिंग आ रहा है बी। प्लेट लोड टेस्ट सर, बियरिंग कैपेसिटी, तो ए का टू आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ सही है, या तो बी होगा या सी होगा। ठीक है, अरे ये भी कैंसिल आउट, सी नहीं होगा, या तो डी होगा या फिर आपका बी होगा। चलिएगा पिक्नोमीटर सर स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालता है, बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो बी का वन, तो बी का वन, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, बी का वन है तो ये 2-1, तो ये आंसर होगा। फिर भी देखते हैं आगे। कोर कटर सर, कोर कटर क्या करता है? कोर कटर जो आप करते हैं फील्ड डेंसिटी के लिए करते हैं या ग्रेन साइज के लिए करते हैं? जल्दी से बताइए सर। इट इज फॉर दी फील्ड डेंसिटी। कोर कटर क्या करता है सर? यानी डेंसिटी को, गामा डेंसिटी को कैलकुलेट करता है, तो क्या होगा? सी का 4, वेरी गुड। और मैकेनिकल मतलब ग्रेन साइज, तो मैकेनिकल ये होगा आपका सीविंग होगा ये। ठीक है, सीविंग हो सकता है ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए, मैकेनिकल सीविंग कह सकते हैं। ठीक है, तो डी का 3, तो ऐसे ही ऑप्शन मिल रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 270 कराने की जरूरत है क्या? कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो सर क्या होता है? कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमम क्वेश्चन कंटेंट डिक्रीज होगा, डायरेक्ट डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो देखिएगा ऑप्टिमम मोशन कंटेंट डिक्रीज एंड मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी इंक्रीज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही का सही है, बिल्कुल। चलिए आगे बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। केवल 1 मिनट देंगे सर, टाइम नहीं देंगे। देखिएगा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर। अरे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसके? सेंसिटिविटी ऑफ क्ले के लिए, सेटलमेंट के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ पार्शियल सैचुरेटेड क्ले के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ फुली सैचुरेटेड क्ले के लिए। बताइएगा क्या होगा 271 का? बताइएगा 271 का क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बताइए फास्ट। हाँ मैकेनिकल सीविंग होगा, सही बोल रहे हो। 271 का क्या होगा, जल्दी बताइए। बताइए लास्ट 20 सेकेंड्स, फास्ट आंसर आना स्टार्ट होगा। 271 का सभी सही होगा? नहीं बेटा, सभी सही नहीं हो सकता, जल्दी से बताइए। सभी तो सही नहीं हो सकते नवीन। स्टॉप, देखिएगा क्या बोल रहा है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ये सर किसका? ट्राइक्शल टेस्ट का तो मॉडिफाइड फॉर्म है, स्पेशल केस है ट्राइक्शल टेस्ट का, जिसके अंदर क्या करते हैं? सिग्मा 3 और सिग्मा सी कन्फाइनिंग प्रेशर को 0 पुट कर देते हैं। और सॉइल कैसी सर? हाईली सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है, सैचुरेटेड क्ले और सॉइल के लिए, सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है। तो सैचुरेटेड क्ले देखिए, फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के लिए होगा ये। फोर्थ इज करेक्ट, नॉट फॉर द पार्शियली, पार्शियली नहीं होता, फुल्ली के लिए होता है आपका। तो फोर्थ इज करेक्ट। तो फोर्थ किस किस में? तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। उसका सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले, बिल्कुल सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड अपॉन में अनडिस्टर्ब। ठीक है, अनडिस्टर्ब अपॉन में रीमोल्डेड, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ एम्बैगमेंट, सेटलमेंट को कैलकुलेट नहीं करता है, सेटलमेंट को कैलकुलेट नहीं करता है, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है, बिल्कुल सैचुरेटेड क्ले की। तो क्या होगा? 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ से हटा दीजिए और 3 आपने हटा ही दिया, तो क्या बन जाएगा सर? ये हो गया ऑप्शन 1 एंड 4 इज करेक्ट, सेंसिटिव ऑफ द क्ले। और सेकंड बिल्कुल सही है प्रद्युमन, डी। नवीन वेरी गुड, डी होगा। ठीक है, तो फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है, ये याद रखिएगा। स्ट्रेंथ निकालता है, स्ट्रेंथ निकालता है बिल्कुल, ट्राइक्शल टेस्ट और बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ को निकालता है, बिल्कुल सही बात है। तो फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के लिए होगा, नॉट फॉर द पार्शियल सैचुरेटेड क्ले, बट विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेंसिटिवनेस ऑफ द क्ले। चलिए आगे, वेरी गुड। 272 देखिएगा, दे सकते हैं आंसर, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ क्लेई सॉइल,
indicate the sequence of occurrence of the following events in order to from first to last। कंसोलिडेशन प्रोसेस जब होता है क्लेई सॉइल के लिए तो क्या क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले लोड बीइंग टेकन बाय द पोर वाटर, लोड बीइंग टेकन बाय द सॉइल ग्रेन्स, ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर ऑफ द सॉइल। बताइएगा क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले क्या लगेगा? लोड जल लगेगा, वो कौन लेगा? सॉइल ग्रेन्स या पोर वाटर प्रेशर लेगा? बताइए। पोर वाटर लेगा, जल्दी से बताइएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 272 की बात कर रहे हैं। सी किसने लिखा है? वेरी गुड नवीन एंड प्रद्युमन, वेरी गुड। सी 272 का सी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये होता है कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। चलिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है सर, इनिशियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। इनिशियल में एयर निकलती है, प्राइमरी वाटर, और सेकेंडरी में सिर्फ पार्टिकल रीअरेंज होते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा जब अपन कंसोलिडेशन करेंगे, फर्स्ट से लास्ट की तरफ, स्टार्टिंग से एंड की तरफ। सबसे पहले क्या होगा? लोड बिन टेकन बाय द पोर वाटर, नहीं सर। लोड बिन टेकन बाय द सॉइल ग्रेन्स, नहीं सर। ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द पोर वाटर, नहीं सर। तो क्या होगा? अरे सर सबसे पहले अगर एयर है तो एयर एक्सपेल आउट होगा, तो लोड, अगर एयर नहीं है तो मतलब इनिशियल स्टेट उसने हटा दी, प्राइमरी की स्टेट बोला, इनिशियल में क्या लेगा? लोड बिन टेकन बाय द पोर वाटर। लोड कौन लेगा सर? पोर वाटर रहेगा, बिल्कुल। अरे सर जब पोर वाटर पे लोड लगेगा तो पोर वाटर क्या करेगा सर? ड्रेन आउट कर देगा, बिल्कुल ऑब्वियस। अगर किसी पे लोड लगाएंगे पोर वाटर पे प्रेशर लगाएंगे तो वाटर क्या करेगा? उस सॉइल में से ड्रेन आउट कर देगा, ड्रेनेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द सॉलिड। अगर सब पूरा वाटर अपना खत्म हो चुका है, पूरा वाटर खत्म हो जाए, अब लोड किस पे आएगा सर? सॉइल ग्रेन्स के ऊपर आएगा। ठीक है, तो सॉइल ग्रेन्स पे लास्ट आएगा, तो सॉइल ग्रेन्स के ऊपर लास्ट जो लोड आएगा सॉइल ग्रेन्स पे आएगा। तो कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड नवीन एंड प्रद्युमन। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ सभी को? चलें आगे। ओके, देखिएगा बता चुके हैं, बताइए फास्ट। इंस्टेड ऑफ सिंगल ड्रेनेज सिस्टम, नंबर ऑफ ड्रेनेज फेसेस इज इंक्रीज टू टू इन रेस्पॉन्डिंग सॉइल। इन कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल होगा, द रेट ऑफ कंप्रेशन विल बी 4 टाइम्स स्लोअर या 4 टाइम्स फास्टर? बताइए। अरे फोर तो गया तो पता है सभी को, 273 की बात कर रहे हैं, फोर तो होगा। अब बताइए फास्टर होगा, स्लोअर होगा, क्या होगा? बिल्कुल सर फास्टर होगा। अरे जब इंस्टेड ऑफ सिंगल ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज फेसेस इंक्रीजेस, तो अपने डबल ड्रेनेज सिस्टम कर दिया, सिंगल के डबल ड्रेनेज सिस्टम कर दिया, तो फास्टर होगा ना रेट। तो डी स्क्वायर कितना होगा? तो 4 टाइम्स हो जाता है, तो बताइए आपको। उसमें डी होगा ड्रेनेज पाथ, इसमें डी/2 हो जाएगा, डबल ड्रेनेज सिस्टम है तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4, तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलें, ओके। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस वर्ड को समझ पा रहे हैं तो बताइए। सेटलमेंट ड्यू टू द क्रीप इन सॉइल इज कॉन्टिजेंट। बताइए, बताइए। 274 का क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, बी नवीन का, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स देखिए, सेटलमेंट ड्यू टू द क्रीप इज सॉइल इज कंटिजेंट। बताइए। बताइए कंटिजेंस का मतलब क्या होता है? अरे कांस्टेंट लोडिंग के ऊपर होता है। क्रीप इन अ सॉइल इज कंटिजेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब कौन से लोडिंग के ऊपर क्या करेगा वो? इंक्रीज होता चले, उसको कंटिजेंट। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या होगा आपका? ये कब होता है क्रीप? कब देखने को मिलेगा सर? इनिशियल में नहीं मिलेगा क्रीप। लोड कांस्टेंट कहां हो जाएगा सर? सेकेंडरी कंसोलिडेशन में। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होगा सर? पोर्टर पूरा निकल गया, अब लोड क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, अब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। अब वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट लोडिंग के ऊपर कौन सा सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 275 के ऊपर देखिएगा, देखिएगा कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, मैं बताता हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होइए। एसपीटी तो पता ही है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। डीसीपीटी क्या है? डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, ये डीसीपीटी में कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्या है? डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है। तो डच कोन होता है इसलिए। बताइए फास्ट, मैच करना है। एसपीटी टेस्ट किसके लिए होता है? एसपीटी सीपीटी टेस्ट जियोफिजिकल मेथड एंड पिस्टन टाइप सैंपल किसके लिए होता है? बताइएगा फास्ट, जल्दी से।
275 की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। सर बी का तो 4 दिख रहा है सभी को, इतना तो दिख रहा होगा, तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट तो आराम से हो गए। आया आंसर किसी का, आया आंसर, फास्ट बताइए। 3 4 1 2, वेरी गुड, किसका, प्रद्युमन and नवीन, वेरी गुड। आप दोनों में कॉम्पिटिशन, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं जल्दी से बताइए। 275 की बात कर रहा हूं, और आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बाकी स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन है सभी स्टूडेंट फास्ट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ए बी सी डी कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इसमें टफ नहीं है। देखिएगा आप दोनों का आंसर सही है, प्रद्युमन and नवीन। सर अगर एसपीटी पता है किसके लिए होता है, कोइजन लेस सॉइल के लिए होता है, जिसको बोलते हैं सैंड और ग्रेवल के लिए, तो देखिए एसपीटी सर किसके लिए हो, सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। तो बी का 4 हो गया, बी का 4 होते ही देखिए दो ऑप्शन कैंसिल आउट, क्योंकि बी का 4 या तो इसमें है या इसमें। 50% अपना सही हो गया आंसर। अब देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, सर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है, सर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, मतलब कोइजिव सॉइल के लिए होता है। तो देखिएगा डच कोन किसके, प्राइमरी फॉर कोइजिव सॉइल के लिए होगा, किसके लिए, कोइजिव सॉइल, तो सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया। अभी भी सर कंफ्यूजन बना हुआ है, अभी भी दोनों आंसर सही है। अब आते हैं सबसे पहली बात, पिस्टन टाइप सैंपलर। पिस्टन टाइप सैंपलर मतलब थिन वॉल सैंपलर, पिस्टन टाइप सैंपलर किसके लिए होता है सर, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सैंपलिंग करने के लिए होता है। तो क्ले एंड सिल्ट के लिए होता है, किसके लिए, क्ले एंड सिल्ट। तो यहां से देखिएगा अब क्लियर हो जाएगा, डी का कितना 2, डी का 2, अब देखिए डी का 2। और जियोफिजिकल मेथड, अरे सर ये रिकॉग्निसेंस मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे के लिए होता है, किसी भी फील्ड का आपको पहले से फाइंड आउट करना है कि क्या उसका फीचर्स है, क्या टोपोग्राफी है, तो उसके लिए क्या होगा, जियोफिजिकल मेथड्स होगा, रिकॉग्निसेंस कवरिंग लार्ज एरिया इन लार्ज डेप्थ। तो किसी भी एरिया का रिकॉग्निसेंस मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे को करने के लिए जियोफिजिकल मेथड का यूज करते, तो ए का 3, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बताइए। ये तो कर रखा है ना क्वेश्चन, देखिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फास्ट करने की जरूरत नहीं है इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर भी आई थिंक मुझे 39 लग रहा है, 39 आया था आपका आंसर। देखिए द ऑब्जर्वर observed n value from a standard penetration test conducted in a saturated sandy strata is 30, then the n value corrected for dilate energy correction 15 plus 1 by 2 n minus 15, यही तो फॉर्मूला लगाया था, 15 plus 1 by 2 n minus 15। तो आंसर कितना आ रहा है जल्दी से देखिए, 23 39 20 या 15 बताइए, 22.5 आ रहा है, 23 आंसर, वेरी गुड। चलिएगा तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है, 23 हो गया आपका। कैसे सर, कौन सा डायलेटेंसी करेक्शन पूछ रहा है, तो n प्लस 1/2 15 माइनस n1, क्लियर हुआ। अरे ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 1/2 15 माइनस n1, क्लियर हुआ, सही है सभी का, 15 प्लस 1/2 15 माइनस n1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, द लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट बता सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा होगा सर, पैसिव होगा, फिर रेस्ट होगा और फिर एक्टिव होगा। 277 का देखिएगा कहां दिख रहा है सर, 277 पैसिव, फिर एक्टिव नहीं होगा, फिर पैसिव का बाद रेस्ट होगा और फिर एक्टिव होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया बी, 277 का बी। वेरी गुड प्रद्युमन, जितेंद्र, नवीन, वेरी गुड, बी आंसर होगा। चलिएगा राजकुमारी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two footings, one circular, other is square, are found on the surface of purely cohesionless soil. The diameter of the circular footing is same as that the side of the square footing. The ratio between the ultimate bearing capacity. अरे निकाल सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला पता है ना हमारे को, सर्कुलर स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला पता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किसकी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू, क्यू का फॉर्मूला पता है ना हमारे को, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू। क्या पूछ रहा है, एक सर्कुलर है और अदर इज स्क्वायर है, इस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्वायर है, प्योरली कोहेसिव सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम, डायमीटर जो है सर्कल का वो सेम है। अगर मैंने बोला ये डी है तो ये भी क्या है सर, डी है। तो बताइएगा आपको रेशियो लिखना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल भी कितना होगा, 278 का बताइए फास्ट। सर्कुलर बाय स्क्वायर का रेशियो बताइए, 77 का नहीं 78 का, जितेंद्र बिल्कुल सही है आपका, 77 का बताइए, 78 का क्या होगा। अरे दोनों फॉर्मूले पता है, डिवाइड मार दो आंसर आ जाएगा।
कितना आ रहा है, जल्दी बताइए फास्ट। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए यार। वो टेबल याद है जो मैंने टेबल बनवाई थी आपको? टेबल याद है कि भूल गए सभी स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए। जो टेबल आपको बताई थी, अगर वो टेबल याद है तो वहां से आंसर आ जाना चाहिए आपका। चलिए, कितना आ रहा है? किसी को नहीं पता या सॉल्व कर रहे हैं? चलिएगा, देखें क्या होता है। अल्फा की वैल्यू बताई थी आपको, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू 1 और 0.5, 1.3, 0.4, 1.3 और 0.2, ये किसके लिए थी बताइए? दिस इज फॉर दी स्ट्रिप, फिर स्क्वायर, फिर सर्कुलर। 1.3 होगा सर्कुलर। तो क्या पूछ रहा है कि आपको सर्कुलर बाय स्क्वायर का रेशियो चाहिए। अरे सर, फॉर्मूला क्या बन जाता था? 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ की जगह यहाँ पे क्या लिखना है सर? स्क्वायर के टर्म्स में, स्क्वायर के टर्म्स में 0.4 गामा बी एन गामा। इसी तरह से क्या सर, 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू 0.3 गामा बी एन गामा। अरे ये कौन सा है? ये स्क्वायर है और ये सर्कुलर। रेशो किसका? सर्कुलर बाय स्क्वायर का चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गए। सर्कल बाय स्क्वायर तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 कर दीजिए। 3/4 कितना होता है बताइए? 0.75 होता है ना। क्लियर? समझ में आया सभी को क्या होगा? सर्कल बाय स्क्वायर का रेशियो बोला, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम सेम वैल्यूज थी। तो 0.3 डिवाइड बाय 0.4, क्योंकि गामा बी एन गामा भी सेम हो गया आपका। तो 0.3 डिवाइड बाय 0.4 मतलब 3/4 इज इक्वल टू 1.33। कैसे आ रहा है 1.3? कैसे आएगा? 3/4 करना है ना, क्योंकि सर्कल बाय स्क्वायर लिख तो रखा है, सर्कल बाय स्क्वायर करना है। आपने स्क्वायर बाय सर्कल कर दिया, इसलिए आप बोल रहे 1.33। आंसर क्या होगा सर? 0.75। क्लियर सभी को? कितना हो रहा है? 0.75। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलें आगे, चलिएगा। देखिए, अगेन आपको मैच करने हैं, मैच कर सकते हैं बिल्कुल। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है नवीन, 0.75, वेरी गुड। बताइएगा, लार्ज डायमीटर पाइल, ड्रिल्ड पियर, ओपन केसिन एंड बॉक्स केसिन किस किस के लिए यूज होती है बताइएगा? क्वेश्चन 279 की बात कर रहे हैं। बताइएगा क्या होगा आंसर? लगभग 1 मिनट होने वाला है, आंसर किसी का नहीं है। लार्ज डायमीटर पियर पाइल हो गई, ड्रिल्ड पियर हो गया, ओपन केसिंग एंड बॉक्स केसिंग की बात करें, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा? ये बोल रही है राजकुमारी, कुछ हद तक सही है, 50% सही, 50% गलत है आप। स्टॉप करिए। देखिए क्या होता है कि लार्ज डायमीटर पाइल जो होती है, अगर आपका डायमीटर लार्ज है और लार्ज डायमीटर की आप पाइल यूज कर रहे हैं कहाँ पे? जहाँ पे सर हैवी लोड होंगे वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हैवी बट आइसोलेटेड लोड्स, ठीक है, जो सिंगल आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट लोड की बात करेंगे वहां पे अपन यूज करते हैं। ए का थ्री, ए का थ्री देखते ही आपने देख लिया होगा सर, हाँ ये हो सकता है, तो राजकुमारी यहाँ पे सही थी, पर ये गलत हो गया। तो या तो ए का ए होगा या सी होगा। चलिए, ड्रिल्ड पियर की अगर बात करें तो ड्रिल्ड पियर का कहा यूज करेंगे? सर ड्रिल्ड पियर का यूज करेंगे, ड्रिल और पियर। पियर सर वेल फाउंडेशन आपका, आप कौन सी डी फाउंडेशन, उसमें भी आपका ड्रिल्ड, जहां पे आपको हैवी लोड चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वेरी हैवी लोड के लिए अपन करेंगे ड्रिल्ड पियर। तो वेरी गुड। तो क्या होगा? बी का 4। ये देखिए बी का 4 होते ही आंसर क्या होगा? सी। फिर भी देखते हैं आगे। ओपन केसिंग की बात करेंगे तो ओपन केसिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जहां पे हैवी लोड होगा विद हॉरिजॉन्टल लोड्स। ठीक है, हैवी लोड तो है वाटर के अंदर स्ट्रक्चर में भाई, ओपन कैसिंग बॉक्सिंग सभी कहाँ वाटर स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। बट कैसा है, हॉरिजॉन्टल लोड ज्यादा है तो ओपन कैसिंग का यूज करेंगे। ओपन कैसिंग का तो क्या होगा? सी का
टू, वेरी गुड। और बॉक्स फिशिंग कहाँ यूज करते हैं सर? हैवी लोड इन वाटर, ये भी देखिए दोनों वाटर में यूज होती हैं, बोला था। बट शैलो डेप्थ के लिए, फाउंडेशन जब शैलो डेप्थ होगी तो बॉक्स केसिंग, अगर ग्रेट डेप्थ पे है, हॉरिजॉन्टल वाटर का फोर्सेस लगता है, तो अपन किसका यूज करेंगे? अपन ओपन केसिंग का यूज करेंगे। तो आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आ गया असर्शन रीजन, बताइएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन नॉन कोहेसिव सॉइल, मतलब क्या सर? कोहेजनलेस सॉइल की बात करें, सेटलमेंट occurs immediately after application of load. The settlement is attributed to volume change caused by lateral yielding or shear strain occurring in the soil. तो बताइए नॉन कोहेसिव सॉइल में सेटलमेंट इमीडिएट होता है कि एप्लीकेशन ऑफ लोड के बाद में? अरे बताइए होता है कि नहीं होता है? अरे सर बिल्कुल होता है। अगर नॉन कोहेसिव सॉइल में कोहेजनलेस सॉइल है, बिल्कुल यस कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा सर? नॉन कोहेसिव सॉइल का सेटलमेंट इमीडिएटली होगा लोड के, बिल्कुल, कि नॉन कोहेसिव सॉइल है, कोहेजन नहीं है पार्टिकल के बीच में। जैसे ही लोड लगाए सडनली क्या करेंगे? वो सेटल हो जाएंगे पार्टिकल पर। कोहेसिव सॉइल होगी तो रेजिस्टेंस देगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। और सेटलमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू द वॉल्यूम चेंज कॉज्ड बाय द लेटरल यील्डिंग। सेटलमेंट के सर वॉल्यूम चेंज होगा लेटरल यील्डिंग से, और शियर स्ट्रेन ऑकरिंग इन द सॉइल। सर शियर स्ट्रेन ऑकरिंग नहीं होगा, ये बात गलत बोल दिया, ठीक है? तो ये बात इन्होंने गलत बोल दी सर, शियर स्ट्रेन इसके कारण नहीं हो, शियर स्ट्रेन रेजिस्टेंस होगी उसके कारण, तो ठीक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो सही है पर आर इज फॉल्स है। क्लियर सभी को? वेरी गुड, चलेगा। नवीन क्या बोला? 280 का ए एंड आर, आर ट्रू नहीं है। सेटलमेंट एट्रीब्यूट वॉल्यूम चेंज, सेटलमेंट में सर वॉल्यूम चेंज ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम चेंज होगा आपका, कि लोड लगेगा, सॉइल कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। बट आगे का लिख रखा है और शियर स्ट्रेन ओकरिंग इन द सॉइल। लेटरल यील्डिंग और शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन से नहीं, लेटरल यील्डिंग हो सकती है, नॉट शियर स्ट्रेन। चलिए करेक्ट, क्लियर, करेक्ट। चलते हैं आगे। 281 का देखिएगा। बैटन पाइल बताया था, कॉम्पैक्शन, फेंडर पाइल, ये सभी बैटन पाइल, शीट पाइल, एनकरेज पाइल। बैटन पाइल कैसे लगती है सर? इंक्लाइन डायरेक्शन में लगती है, बताइएगा आप। हाँ, shear strain है, shear resistance होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बैटन पाइल आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट लेटरल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर। बैटन पाइल लेटरल लोड के लिए होती है क्या? बताया तो था आपको, बैटन पाइल बिल्कुल सर लेटरल लोड के लिए होती है। द बैटन पाइल इज हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड लेटरल लोड इनटू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑन द बैटन पाइल। ये कुछ अलग है। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो सही है 281 का, फर्स्ट इज करेक्ट। द बैटन पाइल प्रोवाइड टू रेजिस्ट लेटरल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर, लेटरल लोड के लिए होती है, इंक्लाइन डायरेक्शन में इसको लगाते हैं। तो 281 का आंसर क्या होगा? सेकंड वाला देखिए, द बैटन पाइल इज हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड लेटरल लोड इनटू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, बताइएगा। बिल्कुल सही, सी, सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा, आर फॉल्स नहीं है, आर फॉल्स नहीं है इस कंडीशन के अंदर, देखिएगा। बिल्कुल फर्स्ट तो सभी को क्लियर समझने की जरूरत है नहीं, आगे देखिए, द बैटन पाइल इज हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड लेटरल लोड इनटू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये क्या करती है? कुछ पार्ट, क्योंकि इंक्लाइन लगी होती है ना, इंक्लाइन लगी है कोई पाइल आपकी, इंक्लाइन लगी, इस पे लोड आ रहा है, तो कुछ पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगी? क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा, इस कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर देगी इनटू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड के अंदर कन्वर्ट कर देगी, बिल्कुल सही है बैटन पाइल। तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, चलिए 281 का हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 282, द एफिशिएंसी ऑफ शीप फुटेड रोलर, ये तो जानते हैं हम, शीप फुटेड रोलर किसके लिए होता है? इट इज फॉर दी हाईली प्लास्टिक क्लेई सॉइल के लिए होता है आपका। डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द रोलर एंड द नंबर ऑफ फीट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट अ टाइम। नंबर ऑफ फीट पे डिपेंड करता है क्या, बताइएगा। 282 का बिल्कुल सर। अरे एफिशिएंसी सी फुटेड रोलर का किसी भी रोलर की होगी तो उसके वेट पे डिपेंड करेगा, जितना लोड ज्यादा होगा उतना कॉम्पैक्शन एफर्ट ज्यादा है, उतनी ज्यादा क्या होगी आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। और नंबर ऑफ रो फीट्स का मतलब है जितनी बार वो रोल करेगा, नंबर ऑफ रोटेशन जो है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सर डिपेंड करेगा। चलेगा, अब इसका रीजन देखिएगा। शीप फुटेड रोलर आर कंसिडर्ड मोर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल। शीप फुटेड रोलर मोर सुटेबल कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल, बताइए। हाँ सर होता तो है, क्लेई सॉइल के लिए होता है, बट क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है क्या? अरे एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ये बात सही कह रहा है कि शीप फुटेड रोलर किसके लिए होता है? कॉम्पैक्टिंग फॉर क्लेई सॉइल के लिए होता है, बात मान गए, पर ये इसको एक्सप्लेन कहाँ कर पा रहा है? ठीक है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज दी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बस, ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। किसका? 282 का बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 283 के ऊपर।
चलें देखें, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट गामा डी मैक्स एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नेवर 100, मैक्सिमम डेंसिटी के ऊपर एंड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 100 होता है कि नहीं होता है? अरे सर बिल्कुल 100 होता है, बोला होता है कॉम्पैक्शन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा सर, 100% होता है। ठीक है, नेवर 100 कॉम्पैक्शन में नहीं, कंसोलिडेशन में होता है। हाँ, नेवर बी 100, कॉम्पैक्शन में नहीं, वो कंसोलिडेशन के अंदर है, बिल्कुल सही है। इट इज नेवर बी 100, बिकॉज 100% नहीं होगा, किसमें होता है तो कंसोलिडेशन के अंदर। हाँ, तो ये सही है बिल्कुल। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेल ऑल द एयर इंटरप्ट इन द सॉइल बाय कॉम्पैक्शन, तो कॉम्पैक्शन सभी एयर को रिमूव कर सकते हैं क्या, ऑल द एयर को 283 का? अरे सर पूरी तरह से एयर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एयर बच जाएगी। बोला था ना कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की लाइन पे कितनी 5% एयर वॉइड्स बच जाते हैं, और 90 to 95% क्या होता है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। तो नेवर 100, सेचुरेशन कभी भी 100 नहीं होता, तो वो लाइन काम आएगी यहाँ पे। बोला था ना, आपने क्वेश्चन किया था गामा डी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोल सेचुरेशन कितना 100 नहीं होता है, नेवर भी 100, बिल्कुल सही है, क्योंकि कितना होता है 90 to 95% होता है। और एयर वॉइड कितने होते हैं सर, एयर वॉइड अबाउट 5% होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेल ऑल द इंटरप्ट एयर बाय द कॉम्पैक्शन, सर बिल्कुल सही है। इसलिए अगर सर पूरी तरह से अगर आप कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते तो कुछ उसमें क्या रह जाएंगे, एयर रह जाएगा, तो वो सैचुरेशन होगी क्या, नहीं होगी। इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ए इज द करेक्ट, ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर सभी को, वेरी गुड। देखिएगा ये क्वेश्चन, टू ऑब्जर्वेशन वेल कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर पता है तो। टू ऑब्जर्वेशन वेल कौन सा लगेगा आपका, थीम स्टोरी लगेगी। चलिए फास्ट बताइएगा, क्वेश्चन 24084 का देखिएगा, अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगना है। टू ऑब्जर्वेशन वेल्स आर पेनिट्रेटिंग इनटू अ कन्फाइंड एक्वीफर आर लोकेटेड एट 1500 मीटर अपार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डिस्टेंस कितनी 1500 मीटर अपार्ट है, हेड ऑफ 50 मीटर एंड 25 मीटर आर इंडिकेटेड बाय these two observation well. The coefficient of permeability for the aquifer is 30 meter per day and the porosity is 0.25. The time of travel of inert trace from one well to the another, तो ये तो yield निकालेगा। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो पूछा ही नहीं है इसने, डिस्चार्ज तो इसने पूछा ही नहीं है। अगर डिस्चार्ज पूछता तब की बात होती है, अब डिस्चार्ज नहीं पूछा तो अब क्या निकालना है सर, हमारे को निकालना है आपका टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना है। चलिए बताइए कैसा होगा। बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। 284 का सी आ रहा है, कैसे आ रहा है फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला लगाया आपने। जल्दी से फॉर्मूला बताइए क्या लगाया, बताइए क्या फॉर्मूला लगाया जल्दी से। नवीन लिख के बताइए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लगा दिया आपने। अरे ऐसा नहीं होगा, ये डार्सी लॉ से होगा, देखिएगा। फ्लो है ना, फ्लो, तो डार्सी लॉ वी इक्वल्स टू क्या होगा सर, के आई होगा, यहां से होगा। और आई क्या होता है, के तो सर गिवन है, परमेबिलिटी कितना 30 मीटर पर डे, कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि डे में यूनिट आ रही है सभी की यूनिट। देखिए, तो के आई हेड लॉस अपॉन में टोटल लेंथ, हेड लॉस कितना हो गया सर, हेड था 50 मीटर और 25 मीटर हो गया, तो 50 माइनस 20 कर देते हैं, 25 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना सर 1500, तो कितना हो गया 5/1500। क्लियर हुआ सभी का, यही आ रहा है हेड लॉस, कितना आ गया 5 क्यों 25, हाँ 25 बाय, तो ये हो गया आपका हेड लॉस। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लगानी है आपने को। आई है अपने पास, के है तो वी आ जाएगा सर, वी क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू के आई हो जाएगा। के कितना है 30 इंटू आई 25 डिवाइडेड बाय 1500, बताइए कितना हो गया। और 3 5 जा 15, 0 का 0 और 25 और ये 2 हो गया, तो 1/2 हो गया, तो 0.5 हो गया, 0.5 हो गया वी। क्लियर यहाँ से सभी का, यहाँ तक हो गया सभी का। 75 बिल्कुल सही, 750 डेज बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 2
0.5 होगा। अब वी एस इक्वल्स टू वी बाई एन होता है, सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। अब सीपेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी सर 0.5 आ गई, एंड द पोरोसिटी इज 0.25, 0.25। तो यहाँ से कितना हो गया सर 100 हो गया, यहाँ से कितना हो सर 10 हो गया, तो 25 और 50 कितना सर 2 हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी 2 आ गई। अब क्या करना है सर, एन भी 2 आ गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि यहाँ पोरोसिटी दे रखी थी, इसको भी कहीं ना कहीं यूज करना ही था अपन ने, तो सीपेज वेलोसिटी निकाल ली अपन ने। अब आपका लग जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दी वेलोसिटी, देखते हैं क्या होगा। पोरोसिटी अगर लिख दें तो क्या कर देंगे, आपका 1500 डिवाइडेड बाय 2 पोरोसिटी, तो क्या हो जाएगा आपका ये 750 हो गया, 750 डेज हो गया। क्लियर सभी को, 750 डेज। 1500 इंटू 25 डिवाइड बाय, हाँ बिल्कुल 1500 के डिवाइडेड बाय प्रद्युमन, वीएस के लिए 2 आ गई, बिल्कुल सही है। चले, क्लियर हुआ। आगे 85 पे देखिएगा, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा। हाँ क्यूज का किया ही है, हाँ इससे निकाल सकते हैं बिल्कुल। इससे 75 आ रहा है, हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये निकाल लीजिएगा, ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्यूज कस टू ए बी वाले से निकाल लीजिएगा। बिल्कुल। देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रेटम इज 0.001 मीटर पर सेकंड, डिस्चार्ज ऑब्टेन फ्रॉम अ वेल ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर डग इनटू द स्ट्रेटम विल बी, ड्रॉ डाउन कितना 2 मीटर का, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी गिवन है आपको, डिस्चार्ज ऑब्टेन फ्रॉम, डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, बताइएगा 285 का। बताइएगा फास्ट क्या आंसर होगा। सिंपल सा है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से क्या होगा। अरे सर फॉर्मूला लगाना है, क्यू निकालना है, डिस्चार्ज क्यू इसका के आई है, सब कुछ है आपके पास, एरिया है, क्यू है, क्यू निकालना है, क्यू से के प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटी के आई, आई अगर नहीं है तो क्या करेंगे सर, आई नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लो, एज्यूमिंग दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज 1, तो सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। स्टॉप, योर टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा क्या करना है, बिल्कुल सही है, 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है। चलिए, और किस में कन्वर्ट करना है सर, लीटर पर मिनट, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है कर सकते हैं। सीधा सा क्यू इज टू किया, ये लगा देना है, के कितना दे रखा है 0.001 इंटू आई, नहीं दे रखा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 एज्यूम कर लिया, एरिया 20 है, और कुछ कर नहीं सकते ना अभी, यहाँ से 3 जीरो हो गए, तो ये हट गया, तो 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही है। इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो शायद ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देना है। चले आगे 286 का देखिएगा, और टाइम विल बी स्टार्ट। टाइम क्या देना है, यहीं पे सॉल्व कर दीजिए फास्ट, सिंपल सा, नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास वुड बी फाउंड टू बी, वाटर कंटेंट 40% है, 0.40, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज 2.7 एंड वॉइड रेशियो इज 1.2, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल, तो ई एस इज टू डब्ल्यू जी लगा दीजिए। एस क्या हो गया, वाटर कंटेंट 0.40 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय वॉइड रेशियो इज 1.2, कर लीजिए सॉल्व, कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल के देखिए, ये 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, यहाँ पे 1 जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया, और 3 9 27 हो गया, तो कुछ
90, 90 नहीं, इसको इसको हटा दीजिए। तो 9 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.9, तो 90% हो गया। डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, डी आंसर आ गया। चलिए चले आगे, 287 के ऊपर चलते हैं, देखिएगा। वॉइड रेशियो यूनिटी, ये तो सॉल्व करना है क्या दोबारा? जल्दी से देखते जाइए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। वॉइड रेशियो अगर यूनिटी हो गया तो आपको क्या निकालना है सर? पोरोसिटी निकालना है, कितना होगा? एन इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 50%। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड। जीरो कैसे हो गया नवीन? जीरो कैसे हो गया? बी आ रहेगा ना आंसर यार, जीरो कैसे आ जाएगा? चले आगे, जीरो तो आंसर में ही नहीं है। देखिएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? फटाक से देखिए, सिर्फ देखते रहिए। पोरोसिटी ऑफ सर्टेन सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 80%, एन की वैल्यू 0.80 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज 2.7, देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी जी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला लगाना है। और एन से पहले क्या लगाना है? ई इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस एन, तो 0.8 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 0.2, तो ये हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4। तो वॉइड रेशियो कितना आ गया? 4 आ गया सभी का। चलिए, तो जी कितना? 2.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 आ रहा है क्या? देखिए एक बार चेक करिए, यही आ रहा है क्या? 1.7 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15, 16 17, पॉइंट लगाए 17, 2 तो 4, बिल्कुल सही है, तो 0.34 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो जरूरी नहीं कि हमेशा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 ही आए, तो चेंज भी हो सकता है। चलें आगे। वेरी गुड। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए। क्वेश्चन कल भी आया था, ऑर्गेनिक मैटर कल भी आया था क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल और इंटरप्ट एयर डिक्रीज द परमेबिलिटी। इंटरप्ट एयर डिक्रीज करती है, ऑर्गेनिक मैटर परमेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है, वो बियरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए, टू आंसर है सभी का। अच्छा, जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू आंसर है सभी का। क्लियर हुआ? कल ही वाला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी डिक्रीज नहीं करेगा, वो शेयर स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। पर इंटरप्ट अगर एयर, अगर वर्ड्स के अंदर एयर अगर आपकी रुक गई तो क्या कर देगी सर? वो आपकी परमेबिलिटी को डिक्रीज कर सकती है। चलिए, ऑर्गेनिक मैटर जब आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट डिक्रीज कर सकता है, कब करेगा? जब वो अगर रुक जाएगा तो कह सकते हैं कि डिक्रीज कर सकता है, तो ये हाँ कह भी सकते हैं, चाहे तो 1 भी हो सकता है। और ऑर्गेनिक मैटर किसी वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं, सी भी हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। ठीक, किस कंटेक्स्ट में देखना है, थोड़ी दिक्कत है। अगर बात करें परमेबिलिटी कंटेक्स्ट में, तो दोनों के अंदर परमेबिलिटी डिक्रीज करेगा, बाकी बियरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। चले, सी, हाँ सी अपन बिल्कुल सही है, सी हो सकता है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज परमेबिलिटी, अगर वॉइड्स के बीच में ऑर्गेनिक मैटर भी है, परमेबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा सर? सी होगा। चले आगे देखिएगा, बताइए, इसको ध्यान से पढ़िए। 290 and your time starts now. Consider the following statement. Mathematically speaking, the time taken for 100 degree consolidation is infinity. टाइम 100 डिग्री कंसोलिडेशन के लिए क्या क्या लगेगा? टाइम इन्फिनिटी हो गया। बताइए, 290 की बात कर रहा है, 290 के बाद सर बिल्कुल बताया था आपने। सेकंड, द टाइम फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन ओबेस टर्जा की वन डायमेंशनल थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन ओबे करता है? नहीं, यही तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया, आंसर यहीं से आ गया। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दिया कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन ओबेस द टर्जा की वन डायमेंशनल थ्योरी, नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर दी प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए थी थ्योरी। ठीक है, तो थर्ड गलत हो गया, तो यहाँ से सीधा आंसर क्या आ गया सर? बी आ गया। वेरी गुड। और ये बताया भी था आपने, अगर टाइम अगर जीरो होगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सर क्या होगा? जीरो। टाइम अगर इन्फिनिटी हो गया, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा सर? 100% हो जाएगा। तो ये तो बोल रहा है टाइम टेकन 100% कंसोलिडेशन इज इन्फिनिटी, सर बिल्कुल सही है। क्लियर सभी को? तो 3 गलत हो गया, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, आंसर सीधे कैसा हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइएगा। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। For saturated soil, Skempton parameter is nearly equal to unity. For undisturbed sensitive clay, the stress strain curve show a peak. Interlocking contributes significant to the shearing strength in case of dense sand. बिल्कुल बताइए, 291 का आंसर क्या होगा? अरे सर, सभी कुछ तो सही लग रहा है। बिल्कुल सर, सभी कुछ सही है।
क्लियर हो सभी को? 291 का क्या होगा? ए होगा। वेरी गुड, सभी कुछ सही है आपका। देखिएगा कैसे। फॉर अ सैचुरेटेड फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल स्कैम्पटन पैरामीटर, अरे बी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 किसके लिए थी? ये ड्राई के लिए और ये सैचुरेटेड के लिए। इक्वल टू यूनिटी नियरली, चलो बिल्कुल सही है। फॉर अनडिस्टर्ब्ड सेंसिटिव क्ले द स्टेशन कर्व शो पीक। अनडिस्टर्ब है तो ग्रेन साइज से डिस्टर्ब नहीं हुए हैं और कोई बात भी किसी का क्ले की, तो शेयर स्ट्रेंथ जो उसका पैरामीटर या सेशन कर्व जो होगा वो पीक मिलेगा सर, बिल्कुल सही है। स्ट्रेन क्या मिलेगा, स्ट्रेस क्या मिलेगा आपको? पीक मिलेगा। हाई लोड ले पाएगा, अनडिस्टर्ब सॉइल है बिल्कुल। इंटरलॉकिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू दी शेयरिंग रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डेंस सॉइल। अरे सर बताया तो था आपको, ये ग्राफ बनता है आपका जिसमें डेंस सॉइल होगी, तो डेंस सॉइल के अंदर इंटरलॉकिंग क्या होती है सर? होती है उसके अंदर सिग्निफिकेंट शेयर स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस करता है सर, बिल्कुल करता है डेंस सैंड के अंदर। शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस शेयर स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाया था आपके अंदर डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अंदर, ये ग्राफ को देखिएगा। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए कौन सा होगा? ए बी और सी तीनों सही है। 1 2 3 क्लियर हुआ? वेरी गुड, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 292 बताइए। सिंपल सी बात है, कुछ टाइम देना नहीं है, पढ़िए। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाई ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी द टेस्ट टू बी कंडक्टेड, कौन सा? डेंसिटी, कॉम्पैक्शन, सीवन से ट्राइक्सल। जल्दी से बताइए, देखते ही बन रहा है आंसर। 292 का बताइए क्या होगा आंसर? अरे सर शेयर स्ट्रेंथ ट्राइक्सल टेस्ट ही तो होगा। क्या फाइंड आउट करना है? शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी, तो सी एनालिसिस थोड़ी होती है। कॉम्पैक्शन टेस्ट है तो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी होती है। ट्राइक्सल टेस्ट से क्या होती है? शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड प्रद्युमन एंड नवीन। चलिएगा, अच्छा आइसोबार की बात आ रहा है, देखिएगा आइसोबार आइसोक्रोम अपन दोनों पढ़ चुके हैं, बताइएगा। एन आइसोबार इज अ लाइन विद कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच, इसमें क्या होगा? आइसोबार देखा था, प्रेशर बल्ब और स्ट्रेस आइसोबार क्या होता है? एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर बनता है जो इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस विद डेप्थ को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो कौन सा हो जाएगा 293 का? तो वर्टिकल स्ट्रेस इज दी सेम, ठीक है, सेम वर्टिकल स्ट्रेस के पॉइंट को जो मैच करेगा उसको बोलेंगे सर आइसोबार। क्लियर हुआ? सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ ग्राफ डायग्राम बनाया था, अगर आपको पता हो तो फुटिंग है, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, तो सेम वर्टिकल स्ट्रेस के पॉइंट को मैच करता है और 1.5 इट्स वेट के बाद में इसका इफेक्ट क्या हो जाता है सर? आपका नेग्लेक्ट हो जाता है, ये भी बताया था आपको। और 0.2 क्यू के बाद भी इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो आइसोबास की बात कर रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 294 के ऊपर देखिएगा, ये बता सकते हैं सर? बिल्कुल। देखिए क्या बोल रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुलाम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। कुलाम्स थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन द वेज थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। बिल्कुल, कुलाम्स वेज थ्योरी थी, इसमें वेज फेलियर होता है और रेनकाइन में सर क्या होता है आपका? एलिमेंटल फेलियर होता है, बिल्कुल सही है। इट अज्यूम द वॉल सरफेस टू बी रफ, वर्टिकल एंड स्मूथ तो होती है रैनकाइन के अंदर, इंक्लाइंड और रफ किस्म होती है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। इट मे और मे नॉट सेटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्यूरिंग ऑकरिंग इन नेचर, ये है कंसेप्ट। देखिए 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 तो सही है, मतलब ये तो कैंसिल हो गए। अब आंसर ए होगा या बी होगा? लास्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इट मे और मे नॉट सेटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑकरिंग इन नेचर, बताइएगा फास्ट, क्या है सही है या गलत है? 294 की बात कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा क्या सही है गलत है? 294 का बी, अरे सही है ये सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता इक्विलिब्रियम कंडीशन को, ठीक है। इट मे और मे नॉट सेटिस्फाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑकरिंग इन द नेचर। तो ये इसका आंसर सभी सही है, तो सही है, आपको समझ में आ गया। वेस्ट थ्योरी बोलते हैं कुलम्स वेस्ट थ्योरी, और इंक्लाइंड एंड रफ होता है, इंक्लाइंड एंड रफ होता है, उसमें वर्टिकल एंड स्मूथ होता है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 295 पे चलिएगा। Your time starts now. देखिए, a wall with smooth vertical back and 10-meter height retains cohesionless material with a horizontal surface. The cohesionless material weighs इतना and has an angle of intersection 30. The total active earth pressure निकाल सकते हैं। अरे टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलता है, इंटेंसिटी प्रेशर नहीं बोला है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम विल गिव यू दी टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव का के लिए के निकालना पड़ेगा, 1 - sin 5/1 + sin 5, 5 गिवन है आपको 30 डिग्री। निकालिए फास्ट, आंसर क्या होगा? हाफ के गामा एच स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला हाफ के गामा एच स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए 295 का क्या होगा? फॉर्मूला पता है आपको? पुट करिए सीधा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। हाफ के गामा एच स्क्वायर पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा।
जल्दी से बताइए कितना आ रहा है? 81.83 प्रद्युमन का, बिल्कुल सही है प्रद्युमन, 81.83। कुछ भी नहीं करना है सर, इसमें केवल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड दे दिया आपको और कुछ नहीं दिया, बाकी सब कुछ सिंपल है। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना मतलब पी ए निकालना है, तो हाफ के ए गामा एच इंटू एच होता है, तो क्या हो गया सर फॉर्मूला? हाफ के ए गामा एच स्क्वायर हो गया, बिल्कुल। तो के ए पता है सर हमारे को, के ए क्या होता है? एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव, तो 1 माइनस साइन थर्टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30, तो कितना हो जाता है सर? ये 1/3 हो जाता है यहाँ से, बिल्कुल हमने कई बार पढ़ रखा है। और केपी जो हो जाएगा वो 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 1 बाय 2 इंटू 1/3 गामा, सर किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब क्या होता है? यूनिट वेट ही तो होता है, ये 4.91 होता है। एच हाइट 10 मीटर, 10 का स्क्वायर तो 100 कर दीजिए, सोल्व करिए 81.83 आ जाएगा आपका प्रेशर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? वेरी गुड। 81.583 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर लेंथ ऑफ द वॉल, तो मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ ऑफ द वॉल लिख दिया आपने। चलिए 296 का देखिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बोल रहा है? वाटर टेबल इज एनकाउंटर्ड इन द स्टैंडर्ड पिट while conducting plate load test. The load test should be abandoned. The pit is considered unsafe. अगर वाटर टेबल इज है आपका स्टैंडर्ड पिट के अंदर, जब आपने प्लेट लोड टेस्ट किया, वहाँ पे पिट आपने कंस्ट्रक्ट करते हैं, खोदते हैं अपन पिट को, जिसका जो विड्थ होती है पिट की वो प्लेट की विड्थ के फास्ट 5 टाइम्स होती है, तो उसकी बात कर रहा है। तो उसमें क्या अफेक्ट करेगा, क्या बताइए? 296 की बात कर रहा है। तो क्या करना होता है? अगर आपकी वाटर टेबल प्रेजेंट है उस पिट के अंदर, तो क्या करना है? तो टेस्ट को छोड़ देना है क्या? या पिट इज कंसिडर्ड अनसेफ? अनसेफ तो होती है सर। द टेस्ट शुड बी कंडक्टेड विद कंप्लीट डिवॉटरिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द टेस्ट, और द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन दिस कंडीशन। बताइएगा। अरे बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल वेरी गुड, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। कॉमन सेंस बोल रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट के अंदर ये ग्राउंड है, उस ग्राउंड लेवल के नीचे आपने एक पिट का कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ पे आपका विड्थ ऑफ द प्लेट है और विड्थ ऑफ द पिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर टेबल आ गया, अगर इसमें वाटर टेबल आ गया, तो इस टेस्ट को छोड़ देना है क्या? लोड टेस्ट शुड बी अप डाउन, छोड़ना नहीं है सर। पिट अनसेफ है, बिल्कुल सर अनसेफ होती है। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सेल कैन नॉट डिटरमाइन बाय दिस कंडीशन, नहीं कर सकते हैं, गलत बोल रहा है। तो क्या करना है? मोस्ट एफरेट द टेस्ट शुड बी कंडक्टेड विद कंप्लीट डी वाटरिंग कंटिन्यूसली, उसमें से वाटर को निकालते रहना है कंटिन्यूसली, उसको पंप लगा के वाटर को निकालते रहना है, डी वाटरिंग करें थ्रू आउट दी टेस्ट ड्यूरेशन। तो पूरा टेस्ट ड्यूरेशन में उसको क्या करना है? डी वाटरिंग करनी, उसको उस पिट में से पानी को निकाल देना है, ताकि क्या हो जाएगा सर? पिट में से अगर पानी को निकाल देंगे, डी वाटरिंग हो गई, तो अब आप बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या लिख रखा है? कैन नॉट भी नहीं सर, डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे? बाय पंपिंग आउट दी वाटर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द टेस्ट। चलेगा। क्वेश्चन 297 का देखिएगा, एसपीटी की बात कर रहा है। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर एसपीटी पे काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आंसर आना चाहिए सही, बिल्कुल। एसपीटी टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोहेजनलेस सॉइल, सर बिल्कुल सही है। एसपीटी टेस्ट रिजल्ट्स इन रेस्पेक्ट टू कोहेजनलेस सॉइल्स आर कोरिलेटेड टू द डेंसिटी इंडेक्स एंड फ्रिक्शन एंगल, ये भी सही है। द यूज ऑफ एन वैल्यू नॉट करेक्टेड फॉर ओवरबर्डन प्रेशर लोड टू हाई कंजर्वेटिव डिजाइन ऑफ फुटिंग एट शैलो डेप्थ, ये है, जो भी है वो इसके अंदर है। बताइएगा क्या होगा जल्दी से। अरे ये तो अपना चीजों को घुमा के बोल दिया है, चीज वही है जो कहना चाह रहा है। क्या बोल रहा है? द यूज ऑफ एसपीटी वैल्यू नॉट करेक्टेड फॉर ओवरबर्डन प्रेशर लोड्स फॉर हाई कंजर्वेटिव डिजाइन ऑफ फुटिंग एट शैलो डेप्थ। हाई डिजाइन के लिए, हाई लोड ओवरबर्डन प्रेशर के लिए हाई कंजर्वेटिव डिजाइन होगी फुटिंग के ऊपर, तो क्या उसको कंसिडर नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे करेक्टेड। क्यों? बिकॉज इफ दी स्ट्रेस 350 अपॉन सिग्मा बार प्लस 70 होता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, ये दोनों तो अपने को सही पता चल गए, ये तो सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि एसपीटी टेस्ट होता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए, बिल्कुल एसपीटी टेस्ट रिजल्ट इन रिस्पेक्ट टू कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के तो क्या डेंसिटी इंडेक्स और फ्रिक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। देखिएगा, एन वैल्यू कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्टेड नहीं करते हैं। क्यों? ओवरबर्डन प्रेशर के लिए जब आपका स्ट्रेस कितना हो जाएगा 280 किलोटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, मतलब हाई लोड्स होगा, और हाई कंजर्वेटिव डिजाइन के लिए अपन क्या करेंगे? उसको करेक्ट नहीं करते, बोला तो था। if the value of active stress greater than 280 किलोटन per meter square, overburden correction factor is not applied, 350 divided by sigma bar plus 70, वो नहीं लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, सर्च चार्ज के बेनिफिट पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 298 का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताइएगा क्या बोल रहा है। द बेनिफिट ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है सर, कांस्टेंट लोड जो लगता है वो वाटर के कारण भी हो सकता है, डेड लोड भी हो सकता है। एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ओनली मार्जिनल इन केस ऑफ फुटिंग ऑन प्योरली कोहेसिव सॉइल। बेनिफिट ऑफ सर्च एंड डेप्थ क्या ये केवल मार्जिनल है, किस केस में, प्योरली कोहेसिव सॉइल के केस में, बताइएगा। बताइएगा 298 की बात कर रहे हैं। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इन प्योर क्ले इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द फुटिंग और द साइज इफेक्ट इन प्लेट लोड टेस्ट आर मोर इंपोर्टेंट केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। बताइएगा 298 का क्या होगा आंसर। बताइएगा फास्ट। 298 का आंसर कितना आ रहा है, डी। वेरी गुड, किसका आ रहा है, डी। बहुत सही है नवीन, बिल्कुल सही है, 298 का डी होगा। देखिए यहां से समझ में आया, सही आंसर है आपका डी। डी का मतलब क्या हो गया, 1 and 3 आर करेक्ट। देखिए बेनिफिट ऑफ सर्च चार्ज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ओनली मार्जिनल इन केस ऑफ फुटिंग ऑन प्योरली कोहेसिव, क्योंकि कोहेसिव सॉइल है तो सर्च चार्ज का इतना इफेक्ट नहीं होगा। कोहेजनलेस सॉइल में होता है सर्च चार्ज का इफेक्ट, क्योंकि क्या होगा सर, सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है, परमेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, स्टेबिलिटी कम होती है, पर कोहेसिव सॉइल में इसका इफेक्ट क्या होगा, मार्जिनल होगा, ओनली मार्जिनल, मतलब कुछ हद तक होगा, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड देखिए, साइज effects in plate load test are more important in case of cohesionless soil। बिल्कुल सर, cohesionless soil के अंदर अपन क्या करते हैं, लार्ज साइज प्लेट लेते हैं। cohesionless soil में, cohesive soil के अंदर स्मॉल साइज प्लेट लेते हैं। साइज इज मोर इंपॉर्टेंट इन cohesionless soil, बिल्कुल सर, साइज इफेक्ट जो होता है। देखिए द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज प्योरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। अरे साइज ऑफ द फुटिंग पर डिपेंड ही नहीं करती है क्ले, क्योंकि क्यू यू की अगर बात करें, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा की अगर बात करें, तो क्ले की बात करेंगे, क्ले में सर क्या हो जाएगा आपका, क्ले के केस में हो जाता है आपका 5.7 1 और 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो किस पे डिपेंड करेगा, डीएफ पे डिपेंड करेगा, नॉट दी साइज ऑफ द फुटिंग, मतलब विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर, 0 हो जाएगा फैक्टर। क्लियर हुआ क्ले के केस में, फॉर प्योरली कोहेसिव क्ले 5.7 ऑफ सी था ना, 5.7 ऑफ सी क्यू नेट अल्टीमेट था, और क्यू अल्टीमेट कितना था, 5.7 सी प्लस क्यू, क्योंकि क्यू भी क्या हो गया सर, ये एन क्यू बी की वैल्यू 1 थी, ये एन सी की होती है, ये एन गामा की होती है, तो गामा जब 0 हो गया मतलब विड्थ वाला कंसेप्ट चला गया, तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि साइज ऑफ द फुटिंग में डिपेंड ही नहीं करता। 2 ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो 2 अगर यहाँ से एलिमिनेट करते अपने ऑप्शन डी पे आप पहुंच जाते। क्लियर हुआ, वेरी गुड, चले आगे। 299 का द मीन, देखिएगा टाइम स्टार्ट्स नाउ। द मीन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल वाज फाउंड टू 50 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्क्वायर फुटिंग निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्क्वायर फुटिंग का अभी दिखाया था 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। पुट करिए, आंसर निकालिए जल्दी से। 299 की बात कर रहे हैं। जल्दी से निकालिए। 299 की बात करें, फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब सर इसमें जब चीजें गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो छोड़ दीजिए उनका, अगर चीजें गिवन नहीं है आपको तो जो चीजें पता है वो पुट करके आंसर निकाल लीजिए। 285 आ रहा है नवीन, 285 सी 99 का 285 कैसे आ रहा है देखिएगा। अरे क्वेश्चन को नहीं समझ पाए बेटा, क्वेश्चन को आप समझ ही नहीं पाए, दिक्कत ये हो गई, ऐसे क्वेश्चन करे नहीं थे क्या। यहाँ पे एक लाइन लिखा है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, तो क्यू यू जो होता है, सी क्या होता है, क्यू यू डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। अनकन्फाइंड कंप्रेशन प्योर कोहेसिव सॉइल के अंदर, कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले की बात कर रहा है, तो कोहेजन कैसे निकलता है, क्यू बाय 2, तो क्यू कितना 50 डिवाइड बाय 2, तो सी कितना आ गया सर 25 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, स्क्वायर कोहेजन आ गया। यहाँ पे ये गलत हो गया, बिल्कुल अनकन्फाइंड क्ले के लिए होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1.3 सी एन सी, बस पुट कर दीजिए 1.3, कोहेजन कितना 25, एन सी कितना 5.7, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आया 3 1.3 इंटू 20 इंटू 5.7, जो बाकी कुछ नहीं दे रखा ना, गामा डी एफ कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए उसको एलिमिनेट करिए। 1.3 25 टू इंटू 5.7, चलिएगा बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। हाँ कोहेजन में पहले से दिया हुआ है, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए
अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी हुई है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी रखी है आपको, क्या बोलते हैं, क्यूयू बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। सेंसिटिव क्यूयू ऑफ अनडिस्टर्ब क्यू ओवर रीमोल्डेड, तो क्यू क्या थी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सॉइल। तो क्यूयू दे रखा है ना कि आपको सी दे रखा है, क्लियर हुआ। तो वहां देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है, इसको बोलते हैं क्यू, क्लियर नवीन। चलिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 185 आ रहा है क्या, देखिए बिल्कुल 185, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां से करेंगे तो 185.25 जो भी आ रहा है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए द फील्ड डेंसिटी, जल्दी से बताइएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय कोर कटर, प्रॉक्टर, मॉडिफाइड या सैंड रिप्लेसमेंट, बताइएगा। फील्ड डेंसिटी, कोर कटर से डेंसिटी निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। सैंड रिप्लेसमेंट से सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट से, मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट से। 300 का, अरे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 का, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। ए नहीं होगा, ए कैसे हो जाएगा, कॉम्पैक्शन करते डेंसिटी थोड़ी निकालते, अरे मेथड की बात कर रहा है, भूल गए क्या, रबर बैलून मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर मेथड, न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड, ये सब मेथड थे, ये तो कॉम्पैक्शन करने के टेस्ट है किस तरह से, तो मेथड कौन से थे सर, यही तो थे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हुआ। तो ये तो तरीका है कॉम्पैक्शन करने का, और ये मेथड जिसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, देखिए कॉम्पैक्शन दोनों से हो रहा है, इसे असरटेन नहीं कर सकते कितनी डेंसिटी है, इसको आपको कॉम्पैक्शन कर दिया, इसका कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको टेस्ट करना पड़ेगा उस सॉइल के लिए। ये खुद ही तो टेस्ट है अपने, कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट, रबर बैलून मेथड हो गया, डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड हो गया, सभी क्या है आपके मेथड है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रिक्शन पाइल are also called floating pile. Minimum number of pile qualify as a group is 3, बिल्कुल सही है। The efficiency of a pile group may be either less than 100 or more than 100. ग्रुप एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है क्या सर, बिल्कुल मोर देन 100 भी हो सकती है क्या, बताइए। 301 की बात कर रहे हैं, 301 की बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हाँ 1 2 3, और कोई पॉइंट नहीं है, देख लीजिए। फ्रिक्शन पाइल को तो फ्लोटिंग पाइल कहते हैं, फ्रिक्शन पाइल इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग पाइल। मिनिमम नंबर ऑफ पाइल लिखवाया था आपको, मिनिमम नंबर ऑफ 3 पाइल्स, और मैंने बताया था ग्रुप एक्शन के मैंने केवल 3 ही पाइल बनाए ताकि आपको याद रहे नंबर ऑफ पाइल कितनी होती है, 3 पाइल्स के नीचे मैंने बनाया था स्ट्रेस आइसोबार, ठीक है। द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल में बी आइदर लेस देन 100 और मोर देन 100 हो सकती है। डेंस सॉइल के अंदर ग्रुप एफिशिएंसी 1 से ज्यादा होती है, लूज सॉइल के अंदर एनजी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। चलिए 1 2 3 ऑल ऑफ करेक्ट, चलिए ओके, चले आगे देखिएगा। 302 जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल बात कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, अंडर इन पाइल बनती है, एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, बेसाल्ट से बनती है। चलिए स्ट्रेंथ शुड बी इंप्रूव्ड एंड कंप्रेसिबिलिटी शुड बी रिड्यूस्ड, कंप्रेसिबिलिटी शुड बी इंक्रीजेस, नो स्टेबलाइजेशन शुड बी डन, बताइएगा 302 का क्या होगा, बताइए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फाउंडेशन एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल का फाउंडेशन बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सर नहीं कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, कंप्रेसिबिलिटी तो पहले ही उसके अंदर एक्सपेंसिव स्वेलिंग होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये तो गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो ये अब बच गया आंसर 1 और 3, देखिएगा। स्ट्रेंथ शुड बी इंप्रूव, बिल्कुल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, पर कंप्रेसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल उस टाइम पे कंप्रेसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नो स्टेबलाइजेशन, अरे स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन करेंगे, ये हटाइए, स्टेबलाइजेशन करेंगे तभी तो ये चीजें दिखने को मिलेंगी, चाहे लाइम करिए चाहे बिटुमेन करिए, कौन सा भी करिए, लाइम करेंगे क्योंकि प्लास्टिक क्ले के लिए वही होता है। तो स्ट्रेंथ शुड भी इंप्रूव हो जाएगी और कंप्रेसिबिलिटी सर कम हो जाएगी, स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। नो स्टेबलाइजेशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्टेबलाइजेशन तो कर सकते हैं किसी भी सॉइल का, ठीक है, तो ये गलत है, तो थर्ड भी गलत हो गया आपका, तो क्या हो गया आंसर, सी इज करेक्ट, वेरी गुड, सभी का सही है। चलिए कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बरीड सर्विस लाइंस शुड बी अवॉइडेड इन एक्सपेंसिव सॉइल रीजन। बरीड सर्विस लाइन, अगर वाटर की लाइन हो गई, आपका पाइपलाइंस जो भी हो गई, आपकी सीवर की लाइंस हो गई, शुड अवॉइड करना चाहिए एक्सपेंसिव सॉइल के अंदर, बताइए 303 का। अगर पहला ही पॉइंट अगर आपको पता है तो आप सही पकड़ लेंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि एक्सपेंसिव स्वेलिंग और श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं,
वो टूट सकती है, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। स्वेलिंग प्रेशर लेस देन 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मच नॉट कंसिक्वेंस। अगर स्वेलिंग प्रेशर अगर बताया था 20 से कम, 20 से 35, 35 से 50, 50 से ज्यादा, लो मीडियम हाई वेरी हाई स्वेलिंग पोटेंशियल, डिग्री ऑफ स्वेलिंग, अगर 20 से कम होगा तो लो होगा, तो नॉट मच कंसिक्वेंस, जिसका इफेक्ट नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। अ सॉइल इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट्स अनलाइक टू बी एक्सपेंसिव सॉइल। अगर सॉइल अगर ब्लैक कलर की नहीं है तो एक्सपेंसिव सॉइल नहीं होगी क्या? अरे ऐसा थोड़ी है, ब्लैक कलर से मतलब नहीं है। एक्सपेंसिव सॉइल हो सकती है आपकी जिसके अंदर आपका मोंटोमोलाइट मिनरल हो। तो थर्ड इज गलत, ये इनरिलेवेंट है थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड गलत है, थर्ड हटाइए, थर्ड हटाइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये स्वेलिंग पोटेंशियल से देखिएगा, 20, 0 से 20, 20 से 35, 35 से 50, 50 से ज्यादा बताया था, लो मीडियम हाई और वेरी हाई। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर है बिल्कुल बी होगा, सी नहीं होगा बेटा। सी कौन लिख रहे हैं? जितेंद्र, सी नहीं होगा। 304 का देखिएगा, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सभी के लिए नहीं सर, रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए थी? इट इज ओनली फॉर दी कोहेसिव सॉइल। रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल के लिए, हाँ बिल्कुल, कोहेजन लेस सॉइल, नॉट कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए तो आपका अटरबर्ग या कंसेंसस लिमिट थी, तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो ये सही है आपका। रिलेटिव डेंसिटी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ द डेंसनेस ऑफ इन सिटू ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट देन द वॉइड रेशियो। बेटर होती है कि अगर सबसे पहले सर ये मीनिंगफुल सभी सॉइल के लिए नहीं होती, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या करना हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो 1 हटा दीजिए, 1, 1, 1, तो आंसर 2 एंड 3। ये तो पता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है आईडी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स फॉर द कोहेजनलेस सॉइल होता है। तो डेंसिटी इज अ बेटर इंडिकेटर फॉर द डेंसनेस, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? रिलेटिव डेंसनेस बिटवीन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पैकिंग स्टेट के बीच में डेंसनेस को बताता है, आपका कॉम्पैक्टनेस को बताता है। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चले आगे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना? 305। देखिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंसोलिडेशन टाइम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी। इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी टाइम बढ़ेगा, कंसोलिडेशन टाइम डिक्रीज इन इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस। बताइएगा फास्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 305 का। और ये कहां से आएगा सर? कहां से आएगा? रिलेशनशिप से आता है ये। बताइएगा, 305 की बात करें, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? सी आंसर बोल रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं आंसर होगा सी। अरे आंसर सारा ही होगा, सब कुछ होगा, देखिएगा कैसे। कंसोलिडेशन टाइम, कंसोलिडेशन का टाइम बढ़ जाएगा जब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बात है। जितनी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, एक सॉइल कंप्रेस हो रही है 2 mm, एक सॉइल कंप्रेस हो रही है आपकी 10 mm, तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है तो टाइम, बिल्कुल बात है, ऑब्वियस बात, बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ जाएगा, कंसोलिडेशन की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी तो बिल्कुल। कंसोलिडेशन टाइम डिक्रीजेस, कम हो जाएगा, बिल्कुल सर कम हो जाएगा जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी मतलब सॉइल फास्ट रेट से क्या हो रही है? कंसोलिडेट हो रही है। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें, फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें, तो टाइम किसमें लगेगा सर ज्यादा? सर फाइन ग्रेन सॉइल में। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि परमिएबिलिटी उसमें कम है, तो स्लो रेट से कंप्रेस होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा सर? उसमें ज्यादा लगेगा। पर अगर परमिएबिलिटी बढ़ गई, मतलब ग्रेवल की बात कर दिया, तो फास्ट रेट से कंसोलिडेट होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी, बिल्कुल सही है। 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो 1 और 2 करेक्ट, तो देखिए ये 3 वाला 1 एंड 2 करेक्ट, तो देखिए 1 एंड 2 अभी तक करेक्ट है। अब देखते हैं, कंसोलिडेशन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस। बिल्कुल सर, जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कंसोलिडेशन टाइम, बिल्कुल जितना लोड लगा उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। तो ये भी करेक्ट है, डिपेंडेंट हो रहा है। अभी ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल रहा है। अब आप सोच रहे हो सर कंसोलिडेशन टाइम स्ट्रेस बढ़ाएगा और डिक्रीज होगा, डिक्रीज की बात ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है कंसोलिडेशन टाइम जो होता है डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज करने पे, बिल्कुल सर डिपेंडेंट होता है। स्ट्रेस के इंक्रीज करने पे वो डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल सर डिपेंडेंट होगा। तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट होगा। टाइम क्या बोल रहा है? कम या ज्यादा नहीं बोल रहा है, वो केवल क्या बात कर रहा है कि आपका टाइम डिपेंडेंट होगा लोड के ऊपर, बिल्कुल सर डिपेंडेंट होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, बताइएगा 306, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, फॉर प्योर क्ले द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर विल बी। प्योर क्ले के लिए कोएजन होता है क्या सर? जीरो, जीरो थोड़ी होगा, कोएजन तो होगा। तो ये अपन बात कर सकते हैं, क्ले की बात कर रहा है, क्ले कंटेक्स्ट में देख लीजिए, आंसर बिल्कुल सिंपल है। 306 का देखिएगा क्या होगा, बताइए। 306 का सी, वेरी गुड। 306 का सी, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। प्रद्युमन, नवीन, बाकी राजकुमारी, जितेंद्र, जल्दी से बताइए 306 का क्या होगा? वेरी गुड, जिस जिसका आंसर आ रहा है सी, वो सभी करेक्ट है। कैसे सर?
प्योर क्ले की बात कर रहा है, और क्ले कैसी होती है सर? कोहेसिव सॉइल, तो कोहेजन होगा सर, बिल्कुल होगा, बट फाई क्या होगा? जीरो होगा। क्या बोले? कोहेजन जीरो। अरे कोहेजन जीरो किस में होता है सर? कोहेजन लेस सॉइल के अंदर होता है, कोहेजन लेस सॉइल के अंदर होता है। ये किसकी बात कर रहा है? ये कोहेसिव सॉइल की बात कर रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। कोहेजन इज मैक्सिमम एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ऐसा नहीं हो सकता। कोहेजन मैक्सिमम हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोहेजन होगा, पर ऐसा नहीं कह सकता मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो ये गलत हो गया। कोहेजन एग्जिस्ट करता है बट फाई जीरो होता है, फाई तो जीरो होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। फाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ दिक्कत होगी थोड़ा सा। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इज जीरो, बिल्कुल, क्योंकि कोई देखो कंडीशन दे रखी है, सी होता है बट फाई जीरो होता है, तो फाई जीरो बिल्कुल विद सम वैल्यू ऑफ कोहेजन, ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? वेरी गुड। देखें आगे, चलिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा क्या बोल रहा है? इन अ फ्लो नेट ईच फील्ड मस्ट बी curvilinear square, each field must be a square, each flow channel in a flow net has the same rate of flow। बताइए, फ्लो नेट की बात करें, 307 की बात कर रहे हैं, बताइएगा। ईच इन अ फ्लो नेट ईच फील्ड, फील्ड स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है क्या फील्ड स्क्वायर हो? जल्दी बताइए। 307 की बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए। सेम रेट ऑफ फ्लो तो होगा, पर स्क्वायर होगा ये जरूरी नहीं है, स्क्वायर होगा ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। क्योंकि क्या होगा कि फ्लो नेट जो ड्रॉ करते हैं तो एलिमेंट्री स्क्वायर बनता है, उसमें जो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये गलत है आपका। जो 307 की अगर बात करी जाएगी तो 307 में क्या होगा? ए फॉल्स है, तो स्क्वायर होता है ऐसा जरूरी नहीं है फ्लो नेट के अंदर, ये गलत है आपका। और फ्लो चैनल के अंदर, फ्लो नेट के अंदर, फ्लो चैनल में रेट ऑफ फ्लो सर, ईच फ्लो चैनल के अंदर क्या होता है? सेम होता है, सेम रेट ऑफ फ्लो। तो ए अगर फॉल्स है तो आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी गुड, चलिए आगे चलें। चलिए 308 की बात करते हैं। ट्यूबवेल की बात आ गई, बता सकते हैं ये तो बिल्कुल। देखिए आराम से पढ़िएगा इसको, टाइम देते हैं आपको 1 1.5 2 मिनट का, जितना भी लेना है। व्हेन अ ट्यूब वेल पेनिट्रेट्स इनटू अ होमोजेनियस एक्विफर एंड इन then is then pumped, there will occur lowering of water surface, the resultant surface is designated down draw down curve। उस रिजल्टेंट सरफेस को क्या बोलते हैं? ड्रॉ डाउन कर्व बोलते हैं क्या? बताइए। अरे सर बिल्कुल उसको ड्रॉ डाउन कर्व बोलते हैं, मतलब हाइट के अंदर वाटर टेबल में कमी आना, उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन, और उसके जो कर्व बनता है लाइन को बोलते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, बिल्कुल सही है। सिंस द प्रेशर ऑन द surface of the ड्रॉ डाउन कर्व इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक लेवल, इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम। प्रेशर जो होगा ड्रॉ डाउन कर्व पे, वो ऑलवेज एटमॉस्फेरिक लेवल पे होगा, बताइए फास्ट। बिल्कुल बताइए, जल्दी से बताइएगा, कौन सा आंसर 308 का, 308 का आंसर 308 का आंसर बताइए। सी होगा। कैसे होगा सी? देखिएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ध्यान से देखिएगा, 308 का ए नहीं होगा बेटा। देखिए ये सब सही है सर, ये हमारा एक मेन वेल है, ये इसमें वाटर टेबल हुआ, तो ये वाटर टेबल क्या हुआ सर? ये एस ड्रॉ डाउन हुआ, वाटर टेबल के अंदर कमी आने को बोलते हैं ड्रॉ डाउन, इस कर को बोलते हैं ड्रॉ डाउन कर, ये बिल्कुल बात सही है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। अब इसको तो एक्सप्लेन करना है उसको। सिंस द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉ डाउन कर्व इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल ये जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये भी बात सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम, इसलिए इसका नाम ड्रॉ डाउन पड़ा है क्या? अरे इसका रिलेशन ही क्या है? ड्रॉ डाउन का कर्व का नाम इसलिए नहीं पड़ा है, वो तो क्या हुआ, हाइट में कमी, वाटर टेबल के अंदर हाइट में डिक्रीमेंट के हिसाब से ड्रॉ डाउन पड़ा है, ना कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो बात ये सही है, बट ये लास्ट पॉइंट ने क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ये नहीं अगर होता तो अपन बोल सकते हैं ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी क्या हो गया, आर फॉल्स हो गया। सी ए क्लियर हुआ सभी को? देखिए यहां तक एटमोस्फेरिक तक तो सही है, तो अपन बोल सकते हैं कि सर ये रिसेंबल तो नहीं करता, पर ये पॉइंट सही है, मतलब ए करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, आई इज नॉट, पर आगे एक लाइन लिख दी, इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम, इसलिए इसका नाम ड्रॉ डाउन कर्व रखा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 309 का देखिएगा, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। असर्शन दे रखा है, a curved, a straight line connecting the relevant stress point is called the stress path।
रिलेवेंट स्ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेस पाथ, अभी तो पढ़ा था अपन ने स्ट्रेस पाथ या स्ट्रेस आइसोबार। बताइए 309 की बात कर रहा है, बिल्कुल। ऑल द टोटल स्ट्रेस पाथ एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस पाथ फॉर द ड्रेन टेस्ट अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। बताइए 309 का बताइए। A curved or straight line connecting the relevant stress point is called relevant। अरे तो यही तो होता है स्ट्रेस पाथ या स्ट्रेस आइसोबार। क्या होता है? द पॉइंट जॉइनिंग द वर्टिकल स्ट्रेसेस, तो कनेक्टिंग द स्ट्रेसेस पॉइंट इज नॉन ए स्ट्रेस पाथ। बिल्कुल सही है। बट ऑल द टोटल स्ट्रेस पाथ एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस पाथ फॉर ड्रेन टेस्ट आर ए स्ट्रेट लाइन एट अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। हाँ ये भी सही, पर इसको एक्सप्लेन कहाँ कर पा रहा है? क्या रीजन क्या है कि क्यों वो रिलेवेंट स्ट्रेस पॉइंट को जोड़ता है? ये नहीं बता पा रहा है। बताइए तो क्या होगा? तो आंसर हो गया 309 का आपका बी। ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है सर, ए भी सही है और आर भी सही है, क्योंकि ये स्ट्रेस पॉइंट को कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे स्ट्रेस पाथ, बिल्कुल। और स्ट्रेस पाथ जो होता है ड्रेनेज टेस्ट के अंदर वो सोलो 45 डिग्री एंगल पे होता है, पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाउंडेशन में नॉट बी ज्योमेट्रिकली कैटेगराइज एज शैलो और डीप। ज्योमेट्री से कैटेगराइज होती है फाउंडेशन? अरे सर बिल्कुल, डी एफ बाई बी रेशो के ऊपर कैटेगराइज होती है। तो यह क्या लिख रहा है? नॉट ज्योमेट्रिकली कैटेगराइज। तो पहली बात गलत हो गई इसकी तो, कि डी एफ बाई बी के रेशो से देखते हैं ना, इफ द डी एफ बाई बी रेशो इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन बोलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए वही तो बात करना चाह रहा है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। इफ डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू विड्थ तो इसको बोलेंगे सर शैलो फाउंडेशन। इफ द डेप्थ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ इसको बोलेंगे डीप फाउंडेशन। ये शैलो हो गई, डीप हो गई, कंसीडर करते हैं। तो नॉट बोल रहा था, गलत हो गया। इट मे बी ज्योमेट्रिकली कैटेगराइज, इट नॉट नहीं होगा। तो ए गलत हो गया, तो ए फॉल्स हो गया, तो सीधे से पता चल गया। फिर आर देखिए, आर फॉल्स हो ही नहीं सकता, जब ए फॉल्स है तो आर तो ट्रू होना ही। द फाउंडेशन इज शैलो, द डेप्थ इज इक्वल टू लेस देन द विड्थ, दैट्स डीप। बिल्कुल सही, जो अपन ने कंडीशन कंडीशन लिखी वही हो गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे। वेरी गुड। चलेगा 311 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। असर्शन एंड रीजन की बात करें, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा क्या कहना चाह रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। बिल्कुल सही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पाइल यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड टू बी कैरिड, द सब सॉइल कंडीशन एंड द ग्राउंड टेबल। इन पे चीजों पर डिपेंड करता है। अरे सर बिल्कुल डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। देखिएगा द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम द पाइल इज टू सॉइल इज द सेल्फ सेम इन ऑल केसेस। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होता है पाइल के अंदर से सॉइल का उससे सेम होता है कि अरे सर लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट पाइल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट होगा। अरे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म स्किन फ्रिक्शन भी होता है, एंड बियरिंग भी होता है। स्किन फ्रिक्शन एंड बियरिंग सभी सेम थोड़ी होते हैं। तो क्या कह सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल डिपेंड करती है आपका लोड के ऊपर, ऑर्डर टेबल के ज्योमेट्रिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर सकती है, सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड कर सकती है। पर ये चीज गलत बोल रहा है, तो क्या हो गया? आर इज फॉल प्लस ए इज ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी को समझ में आया? जल्दी से 311 का सी। वेरी गुड नवीन, वेरी गुड नवीन। चलिए 311 का चलें आगे। एक्टिव अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबटमेंट इज। एक्टिव अर्थ प्रेशर ब्रिज अबटमेंट के पीछे कैसा होगा? बताइए। अर्थ प्रेशर एक्टिव होगा, पैसिव होगा, रेस्ट होगा? बताइए 312 की बात कर रहे हैं। बताइए ब्रिज अबटमेंट के पीछे क्या होगा? फास्ट। 312 का अर्थ प्रेशर बिहाइंड द ब्रिज अबटमेंट। अरे सर ब्रिज को मूवमेंट नहीं करना है, ब्रिज में मूवमेंट नहीं होता है, वो आपका डेंस स्ट्रक्चर होता है। इट विल बी एट अ रेस्ट कंडीशन। क्या होगा? अरे पैसिव में नहीं होगा, वो रेस्ट कंडीशन में होता है, जिसमें स्ट्रेन क्या होता है आपका जीरो होता है। तो एट रेस्ट कंडीशन 312 का सी होगा, एट रेस्ट कंडीशन। देखिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द सॉइल इज नॉट ब्लैक इन कलर इट इज अनलाइकली। अभी पढ़ा है वही है। चलिए 314 का देखते हैं, आंसर निकालना है आपको, निकालिए। क्या बोल रहा है? सिंगल पाइल 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर 16 मीटर इन लॉन्ग इन ड्रिवन इन क्ले हैविंग एन एवरेज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यू दे रखा है आपको 100 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल निकालना, नेगलेक्टिंग एंड बियरिंग एंड अज्यूमिंग शेयर मोबिलाइजेशन, मतलब अल्फा दे रखा है, मतलब केवल स्किन फ्रिक्शन वाला लेना है फॉर्मूला। यूज करिए क्ले के लिए 9c 9c एरिया ऑफ एंड बेरिंग प्लस अल्फा सी बार इनटू एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। तो पहला आपका पॉइंट तो कंसीडर करना ही नहीं, केवल लिख रखा है क्या कंसीडर करना है? नेकलेटिंग एंड बियरिंग, केवल स्किन फ्रिक्शन, तो अल्फा सी बार इनटू एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। और कैसा है? सर्कुलर है तो पाई डी एल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ।
सी निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 हो जाएगा, अल्फा देगा 0.75। करिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 314 का बताइएगा, 314 का बताइएगा जल्दी से, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया मैंने। कितना आ जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, जल्दी से बताइए। बी कैसे आ गया बेटा? अच्छा वो पहले वाले का बता रहे हैं बी, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो बी ए सी कहाँ से की बात है। हाँ 942 बिल्कुल सही है, किसका? नवीन, वेरी गुड। देखिए इतना जल्दी निकालना, चीजें अपने को पता है ना, चीजें क्या पता है सर, क्या निकालना है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। क्यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल निकालना है, तो क्या होता है 9c इंटू एरिया ऑफ एंड बियरिंग प्लस अल्फा सी बार इंटू एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। देखिए तो क्या बोल रहा है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है आपको पाइल की, पर नेग्लेक्टिंग एंड बियरिंग, ये एंड बियरिंग को जीरो कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा अल्फा सी बार। अरे सी कैसे निकालेंगे, तो क्यू दे रखा है आपको 100, अभी भी तो निकाला था, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अरे क्ले की बात करा तो क्या हो जाएगा सी, तो क्यू बाय 2 हो जाता है, तो कितना हो गया सर 50 हो गया, क्यू बाय 2 मतलब 50 हो गया, 100 डिवाइड बाय 2। अल्फा कितना दे रखा है इज 0.75, तो 0.75 इंटू 50। और एरिया की बात करते थे, एरिया स्किन फ्रिक्शन के अंदर क्या, अगर सर्कल है तो पाई डी सर्कमफरेंस इनटू लेंथ, ये स्किन फ्रिक्शन हो जाएगा, बताया था आपको। तो पाई डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में तो 0.50, पाई डी इंटू लेंथ कितना आपका 16 मीटर। इसको सॉल्व करिए, 942 लिख रहे थे, कितना 940, 942, वेरी गुड 942 होगा। प्रद्युमन कहाँ गलती हो गई, कैलकुलेशन में गलती हो गई, पाई डी एल होगा, पाई डी इंटू एल सर्कमफरेंस इंटू लेंथ हो जाएगा स्किन फ्रिक्शन। चलें देखिएगा 942 है क्या आंसर, 940 है, तो ये लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें देखिएगा, अनडिस्टर्ब सैंपल में भी ऑब्टेन विद हेल्प ऑफ ऑगर, ऑगर ड्रिलिंग इज मोस्ट एफिशिएंट इन क्लेई सॉइल। हेलो, hollow steam auger are sometimes used to drill hollow holes in silty sand। बताइएगा 315 का, बताइएगा 315 का क्या होगा? अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए ऑगर का हेल्प लेंगे? नहीं सर, ऑगर इज ऑब्टेन फॉर हाईली डिस्टर्ब सैंपल। ऑगर किसके लिए होता है? हाईली डिस्टर्ब सैंपल के लिए होता है। तो ऑगर ड्रिलिंग किसके लिए होगा सर? क्लेई सॉइल के लिए हो सकता है, बिल्कुल सर। ऑगर बोरिंग जो होता है सॉफ्ट सॉइल के लिए हो सकता है, क्लेई सॉइल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन, ये सही है, hollow steam augers are sometimes used to holes in silty sand, बिल्कुल सही है। hollow steam auger क्या करते हैं, होल्स कर देते हैं। hollow steam auger है तो वो होल कर देगा। ऑगर ड्रिलिंग होता है क्लेई सॉइल के लिए, सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है। अनडिस्टर्ब नहीं, ये डिस्टर्ब सैंपल के लिए होता है, डिस्टर्ब सैंपल इससे ऑब्टेन होता है। तो वन गलत है, अगर वन को आप यहाँ गलत कर देते तो आपका आंसर वैसे ही आ जाता। तो केवल एक क्लू देता है वो, तीनों असर्शन रीजन की अगर बात करें, इनकी बात करें स्टेटमेंट करेक्ट की, तो एक क्लू जरूर देगा आपको जो आपको पता होगा, बस उस एक क्लू को पकड़ के आंसर लगा देना है। तो ऑगर किसके लिए होता है सर? अनडिस्टर्ब के लिए, डिस्टर्ब हाईली डिस्टर्ब सैंपल देता है वो, अनडिस्टर्ब लिखा था, ये गलत कर दिया आपने, तो अपने आप आंसर आ गया 2 और 3। अगर नहीं भी पता तो भी आंसर आपका आ चुका। देखिए 316 की बात करेंगे, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा क्या बोल रहा था, बल्ब ऑफ प्रेशर अंडर स्टिफ फुटिंग forms in the lengthwise direction, the bulb of pressure under stiff footing forms in the widthwise direction, the contact pressure at the edge of the rigid footing on saturated clay is theoretically infinite। बताइएगा 316 की बात कर रहे हैं, बताइएगा प्रेशर बल्ब कैसा बनता है स्टिफ फुटिंग के अंदर, विड्थ वाइज डायरेक्शन में बनता है कि लेंथ वाइज डायरेक्शन में बनता है? सर विड्थ वाइज डायरेक्शन में बनता है, विड्थ वाइज डायरेक्शन में बनता है, क्लियर हुआ। और कॉन्टैक्ट प्रेशर एट द एंड ऑफ द रिजिड फुटिंग इज थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, कितना होगा सर? मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैक्सिमम होगी। तो 2 और 3 इज करेक्ट, 316 क्या हो जाएगा सर? 2 और 3 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है नवीन, बी होगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लियर हुआ। डायग्राम देखिएगा, अरे फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए क्ले का, क्ले का सैंड का, रिजिड फुटिंग के लिए, तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, क्ले क्या है ना, रिजिड फुटिंग क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट प्रेशर रिजिड फुटिंग और सैचुरेटेड क्ले, क्ले के लिए क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, थ्योरेटिकली मैक्सिमम, तो बिल्कुल ये मैक्सिमम दिख रहा है, मिनिमम कहाँ होगा? सेंटर पे होगा, तो मैक्सिमम है, तो ये बात सही हो गई। और बल्ब, प्रेशर बल्ब क्या बनता है सर? विड्थ वाइज डायरेक्शन में बनता है, आपको प्रेशर बल्ब हमेशा अपन ने देखा था ना, प्रेशर बल्ब बनाता है विड्थ लिखते हैं फुटिंग के, उसके नीचे अपन ये बना रहे हैं प्रेशर बल्ब, तो विड्थ वाइज डायरेक्शन में बनता है। 2 और 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, कंसीडर लोड 50 किलोटन एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्राउंड, द इंक्रीज इन वर्टिकल स्ट्रेस डायरेक्टली विद द लोड एट द डेप्थ 4 मीटर। तो बता सकते हैं बिल्कुल,
बिल्कुल सर बता सकते हैं, बताइएगा, जल्दी से बताइए आंसर निकाल के। बिल्कुल सिंपल है, 317 की बात कर रहा है और जस्ट बिलो दी पॉइंट लोड बोल रहा है। जस्ट बिलो दी पॉइंट लोड बोल रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 0.4775 क्यू बाई जेड स्क्वायर ले लीजिए, बॉसिनस इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से और सॉल्व करके बताइए 317 का क्या होगा, कितना आ रहा है आंसर आपका। इन्फ्लुएंस फैक्टर का कोई, इन्फ्लुएंस फैक्टर का रोल क्या है, देखिए इसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बॉसिनस लगेगा, क्योंकि अगर इफ द वैल्यू ऑफ आर बाय जेड, क्या बोल सकते हैं आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर बोल दिया, आर बाय जेड अगर 1.5 से कम होगा तो के बी डब्ल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, कितना, 1.5, बिल्कुल सही है। चलेगा, तो क्या होगा आपका, देखिएगा यहां से 0.4775 क्यू बाय जेड स्क्वायर, तो 0.4775 क्यू कितना है 50 किलो न्यूटन, जेड कितना है 4 मीटर का स्क्वायर, यहां से करेंगे तो 1.5 आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइएगा कितने, 3 पॉइंट या और भी पॉइंट है, केवल 3 ही पॉइंट है। चलिए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए brittle behavior of soil can be obtained when the soil is heavily over consolidated। जब ओवर कंसोलिडेट करेंगे तो ब्रिटल बिहेवियर होगा क्या, रिमोल्डेड कोहेसिव क्ले शो टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव फेलियर और अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले शो टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव फेलियर। अनडिस्टर्ब वाली क्या रिमोल्डेड वाली, प्रोग्रेसिव फेलियर किसमें शो होगा, अनडिस्टर्ब या रिमोल्डेड। 318 की बात कर रहे हैं, 318 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बताइएगा। रिमोल्डेड में होगा सर, प्रोग्रेसिव फेलियर किसमें होगा, रिमोल्डेड में होगा। तो बताइएगा 318 का आंसर क्या हो गया, 318 का आंसर क्या हो गया आपका, देखिए 1 2 3 1 3 1 2 या 2 3, बताइए 318 का क्या हो गया, 1 एंड 2 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। 318 का कितना होगा, 1 एंड 2 होगा, 1 एंड 2 होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव फेलियर रिमोल्डेड में होता है, अनडिस्टर्ब प्रोग्रेसिव फेलियर नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1 एंड 2 इज करेक्ट। चलेगा, द मैक्सिमम पॉसिबल ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो ऑफ नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल इज यूनिटी, बताइएगा क्या सही है क्या ये, ओसीआर की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो होगा वो क्या, ग्रेटर देन यूनिटी हो सकता है किसके लिए, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, बिल्कुल हो सकता है, यूनिटी हो सकता है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फील्ड डिपॉजिट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द शो बाय लेबोरेटरी, फील्ड में सर कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू ज्यादा आएगी क्या लेबोरेटरी से, बताइए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड अगर बात करेंगे सही है कि नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल सर ज्यादा आती है। टर्जा की थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन ओनली हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसीडर्ड, प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक लैग को इग्नोर करते हैं क्योंकि किसके लिए होता है, इट इज ओनली फॉर द प्राइमरी कंसोलिडेशन, जिसमें आपका वाटर ड्रेन आउट करता है, मतलब हाइड्रोडायनामिक लैग को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन कौन सही होगा, बताइएगा। चलिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किसमें से कौन कौन सा होगा सही, फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है। सेकंड देखिए, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फील्ड डिपॉजिट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस लेबोरेटरी, ऐसा क्यों, अरे सर फील्ड डिपॉजिट की, अरे ये ज्यादा होगा, आपको लग रहा है सर प्रिसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में, बिल्कुल प्रिसाइज कर, पर फील्ड डिपॉजिट, और जब उस सैंपल को लेके आओगे ना लेबोरेटरी के अंदर तो क्या हो जाएगा, ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ पाएगी जितनी फील्ड में आती, एक्चुअल कंडीशन के अंदर आती। क्लियर हुआ, इसलिए देखिए ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि टर्जा की थ्योरी किसके लिए था, प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए था, सेकेंडरी के लिए नहीं था। ठीक है, तो प्राइमरी कंसिडर वाटर ड्रेन आउट होता है, मतलब हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसीडर करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है, वाटर निकलता है ना तो हाइड्रोडायनेमिक लैग ही उसको बोलते हैं। और प्लास्टिक लैग मतलब इसमें क्या होता है, आपका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट मतलब प्लास्टिक लैग को डिटरमाइन नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है ये बात। ये तो पता ही है, ऑर्गन सॉल्यूशन के लिए वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इसकी। यहाँ देखिएगा, अरे फील्ड में जो करेंगे उसमें स्ट्रक्चर का चेंज नहीं होता, पर अगर लैब में अगर सैंपल को लेके तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इतनी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्लियर हुआ, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा, 320, the time starts now। cohesionless soil experience relatively quicker compression under load, बताइएगा। clay compacted dry off optimum compress more rapidly, clay compacted wet off optimum undergo low stress range, बताइएगा।
कोहेजन लेस सॉइल जो होती है वो जल्दी कॉम्पैक्शन होता है लोड के अंदर, बिल्कुल सही है। 120 की अगर बात करें तो सर बिल्कुल सही है, कोहेजन लेस सॉइल के अंदर कोहेजन नहीं होगा, जल्दी से वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ये बात सही है, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। उसके बाद अगर बात करें क्ले कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑप्टिमम मोर रैपिड, नहीं सर क्ले के लिए बताया था, क्ले इज ऑलवेज कॉम्पैक्टेड फ्रॉम दी वेट ऑप्टिमम, क्योंकि क्ले के अंदर कोहेजन होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर के एक फिल्म करेगा, ल्यूब्रिकेशन करेगा, ताकि पार्टिकल क्या करें, स्लाइड हो सके, तो इजीली कॉम्पैक्ट हो सके। सेकंड पॉइंट इज रॉन्ग, सेकंड पॉइंट इज रॉन्ग, देखिएगा सेकंड पॉइंट को रॉन्ग करते हैं तो आंसर अपना ऐसे ही आ जाता है। चलिए, तो ये बताया था ना ड्राई और वेट ऑप्टिमम, तो सेकंड पॉइंट अगर रॉन्ग किया तो फर्स्ट तो सही है, तो थर्ड भी देखिए, क्ले कॉम्पैक्टेड वेट ऑप्टिमम बिल्कुल सही है। वेट ऑप्टिमम कंसोलिडेट मोर, कंसोलिडेशन ज्यादा होगा उसके अंदर, वेट करेंगे तब बिल्कुल ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कोहेजन होता है, कोहेजन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसके वाटर के ऊपर एक फिल्म बन जाएगी, इसलिए तो लो स्ट्रेस के ऊपर भी कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। चलें आगे, चलिए। इसमें कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, देखिए इधर 2 पॉइंट इधर देखते हैं। 321 का देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंगल, डिपेंड करता है कि नहीं करता है 321 का, सर बिल्कुल डिपेंड करता है, कुछ तो इफेक्ट करता है, कि अगर मैग्नीट्यूड अगर वाटर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो फ्रिक्शन एंगल पर डिपेंड करेगा। मॉइस्चर इंट्रोड्यूस कैपिलरी इफेक्ट इन सैंडी सॉइल लीड्स टू द अपरेंट इंक्रीज इन एंगल ऑफ, अरे मॉइस्चर इंट्रोड्यूस कैपिलरी, अरे कैपिलरी सैंडी सॉइल में कब से होने लग गया, कैपिलरी होता है सर फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर, ये गलत हो गया आपका। चलिए 321 की बात कर रहे हैं, देखिएगा थर्ड पॉइंट पढ़िए, थर्ड पॉइंट पढ़िए आपका, moisture introduce capillary effect in a sandy soil leads to development of apparent cohesion and the capillary film is broken by drying or submergence lead to loss in apparent cohesion। बताइएगा 321 का आंसर क्या होगा, सैंडी सॉइल नहीं होगा यार, ये सैंडी सॉइल में कैपिलरी इफेक्ट नहीं होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में होता है। बताइएगा क्या होगा आंसर, डी होगा, बिल्कुल सही है, डी होगा आपका। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें नहीं हो सकती, डी तो हो सकता है कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी चीजें अपनी सारी गलत थी, फर्स्ट सेकंड गलत थी। ठीक है, चलिए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। क्लियर हुआ, सैंड में बल्किंग होती है तो आपका वॉल्यूम इंट्रोड्यूस होगा, तो बल्किंग होती है, पर ये अपरेंट कोहेजन की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है आपका, यहाँ पे लिख रखा है आपका कोहेजन हो सकता है। ठीक है, वाटर अगर होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल में कोहेजन देखने को मिल सकता है, बट क्या बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा यार। ठीक है, आप बात करें सैंडी सॉइल में कैपिलरी नहीं हो सकती, पर आप बल्किंग बोलते हैं, बल्किंग हो सकता है, ठीक है, बात आपकी सही है, पर इंक्रीज एंगल ऑफ, अरे स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा फिर। ठीक है, डिक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, सैंड में हो सकता है कि बल्किंग के कारण, बट उसके अंदर एंगल ऑफ इंटरफेरेंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो कोहेजन अपरेंट कोहेजन, कुछ कोहेजन डेवलप हो सकता है, ये बोल सकते हैं, ये थोड़ा ठीक है फिर भी। फोर्थ तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत है ही नहीं आपका, तो थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। देखिए 322 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइएगा क्वांटिटी ऑफ सीपेज इन ईच फ्लो चैनल ऑफ अ फ्लो नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फील्ड, drop in head between adjacent equipotential line of flow net is dependent on the upstream head, or with increase in the length of the flow path the corresponding axis gradient will decreases। लेंथ इंक्रीज करेंगे तो ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा, अरे सर बिल्कुल करेगा, 322 का देखिएगा बिल्कुल करेगा। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 322 का बताइए आंसर क्या होगा, बताइए फास्ट। थ्री तो करेक्ट है, बिल्कुल थ्री तो करेक्ट है, उसके अलावा बताइएगा क्वांटिटी ऑफ सीपेज जो होता है, जो फ्लो चैनल में से आपका निकलता है, ये फ्लो चैनल में से अगर जो आपका निकल रहा है, आपका क्वांटिटी सीपेज इन ईच फ्लो चैनल वो इक्वल होता है, पहली बात तो इक्वल होता है,
इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फील्ड, वो फील्ड की साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसके ऊपर, वो फ्लो कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पे। तो ये सही है। ड्रॉप इन हेड बिटवीन द एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन, तो ये ड्रॉप ऑफ हेड जो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन में किस पर डिपेंड करता है सर, वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, अप स्ट्रीम हेड के ऊपर, कि अप स्ट्रीम हेड कितना है आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम हेड भी आपका, तो ड्रॉप ऑफ हेड किस पर डिपेंड करेगा, अप स्ट्रीम के ऊपर करता है। तो ये तीनों करेक्ट है। तो 1 2 एंड 3 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर सभी को? वेरी गुड। प्रद्युमन, हाँ बिल्कुल ए आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वेलिंग इज, क्या बोल रहा है सर, swelling is greater and shrinkage is less for clay compacted on the dry side. Clay compacted on the dry side optimum are characterized by large strength and increase in organic content of clay soil cause increase in optimum moisture content. बताइएगा which of the following statement are correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 323 की बात कर रहे हैं, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। स्वेलिंग इज ग्रेटर एंड श्रिंकेज इन लेस, स्वेलिंग ज्यादा होगा श्रिंकेज कम होगा ऑन कॉम्पैक्ट ऑन ड्राई साइड। बिल्कुल सही, स्वेलिंग जब का होगा, सब वाटर होगा तब स्वेलिंग होगी, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट समझ में आया आपको सर? अगर वाटर होगा ना, तो ये ड्राई बोल रहा है, वाटर नहीं है तो स्वेलिंग तो हो ही नहीं सकती। तो स्वेलिंग इज ग्रेटर एंड श्रिंकेज इज लेस, श्रिंकेज कम होगा, हाँ स्वेलिंग हो सकती है, श्रिंकेज कम होगी, क्योंकि वाटर क्या है, लेस है, तो ड्राई है तो श्रिंकेज लेस होगा, स्वेलिंग हो सकती है आपकी क्ले के अंदर। तो ये ए इज करेक्ट हो सकता है आपका, बताइएगा ए इज करेक्ट होगा क्या? बिल्कुल सर, ए तो करेक्ट है। क्ले कॉम्पैक्टेड ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम एज कर लार्ज लेटर्स, अरे ड्राई साइड ऑप्टिमम करते हैं क्या? नहीं, क्ले को वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम करते हैं। एज इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ क्ले सॉइल कॉज द इंक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल सर ये बढ़ेगा। तो ए सही है और 3 सही है, 1 और 3 सही है आपका, सी का ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 1 एंड 2, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा क्ले के अंदर तो इंक्रीज इन दी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या करेगा आपका, सॉइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। चलिए क्लियर हुआ? तो आज इसको यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अपन कल वही टाइमिंग 8 to 10 AM। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर प्रेजेंस। चलें या फिर कुछ क्वेश्चन करने हैं अभी भी, बताइए। अगर कुछ क्वेश्चन करने हैं तो करवाते हैं, और नहीं करने तो आगे चलते हैं। जल्दी से बताइए, अभी तो आपके 2 मिनट बचे हुए हैं। 3 कौन सा हो गया अपना? क्वेश्चन नंबर 323 हो गया आपका। नहीं करने? ओके, चलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।